बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और मंडे आफ्टरनून और हर कोई एक दूसरे से यही पूछ रहा है कि हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, लेकिन मार्केट इस तरीके से क्यों गिरा। और सच बताऊं तो आई थिंक जवाब किसी के पास नहीं है। वो बस सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कौन बेच कर निकल गया, समझ में नहीं आ रहा है। और मार्केट इस समय देखिए आप डे लो पर, और सबसे ज़्यादा दिक्कत स्मॉल कैप 2.5% नीचे आज, और एडवांस डिक्लाइन बहुत ही ख़राब। हालांकि कुछ अटेम्प्ट ऑफ रिकवरी है, लेकिन कोई भी रिकवरी टिक नहीं रही है। चलिए शो की शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। इंडिगो संकट ने बाजार के सेंटीमेंट किए खराब। निफ्टी 300 पॉइंट टूटकर 26,000 के नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी भारी गिरावट, दोनों इंडेक्स 2% तक। इसलिए मार्केट बेहद खराब, हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 6 गिरने वाले शेयर। लगातार 7वें दिन इंडिगो संकट बरकरार। 450 से ज्यादा फ्लाइट्स आज भी हुई कैंसिल। आज शाम 6 बजे तक देना है DGC को जवाब। एविएशन मंत्री ने सख्त एक्शन के दिए संकेत। शेयर करीब 9% टूटा। CNBC आवाज ने पिछले कई दिनों से निवेशकों को किया था सतर्क। EMS सेक्टर का बुरा हाल। केन्स आज भी 12% टूटा, एक महीने में 36% फिसला शेयर। इधर फाइनेंशियल सेहत पर HDFC स्काई की रिपोर्ट के बाद PG इलेक्ट्रोप्लास भी 5% मजबूत। CNBC आवाज़ के साथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में क्लैरिफिकेशंस के बावजूद स्टॉक में रिकवरी नहीं। ब्याज दरों में कटौती के बावजूद रियल्टी और PSU बैंकों में सबसे ज्यादा बिकवाली। दोनों इंडिसेस 3 से 4% नीचे। गुजरात प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज एस्टेट्स वायदा के टॉप लूजर्स में हुआ शुमार। उधर PNB और सेंट्रल बैंक में भी करीब 4 से 5% तक की गिरावट। डिफेंस शेयरों में भी आज तगड़ी सेलिंग। इंडेक्स करीब 3.5% टूटा। भारत डायनेमिक्स करीब 6% टूटकर F&O के टॉप लूजर्स में शुमार। वहीं कैपिटल मार्केट, मेटल, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी गिरावट। RBI से स्मॉल बैंक का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलने के बाद भी फिनो पेमेंट बैंक टूटा। शेयर 8% नीचे। मार्केट को ब्रांच और डिजिटल एक्सपेंशन से ऑपरेशन लागत बढ़ने का डर। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस शो की। और आज मैं एक टाइटल ले रहा हूँ बाजार में हाहाकार, क्योंकि हाहाकार ही है ये। और देखिए 250 पॉइंट निफ्टी नीचे, निफ्टी 250 पॉइंट नीचे कभी भी हो सकता है, उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज ब्रॉडर मार्केट बिहेव कर रही है, उससे क्लियरली एक ज़्यादा दिक्कत है। और जिस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेया, गुड आफ्टरनून। और जिस तरीके से एक ही दिन में मार्केट का पूरा सेंटिमेंट बदला, आई थिंक उससे लोग काफ़ी घबरा गए हैं। बहुत सारी सवाल हैं, क्या ये ट्रेड डील रिलेटेड है, क्या ये फेड से पहले की नर्वसनेस है, क्या है ये, क्या ये वापस FI की सेलिंग का रिजम्पशन है, क्या ये मार्केट्स वे ऑफ टेलिंग इज कि इस मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको जैसे कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा शायद हम भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे फ्राइडे के मूव के बाद कि मार्केट बस अब यहाँ से वन वे रैली दिखाएगा, तो उसका भी एक इशू हो सकता है। लेकिन जो भी है, सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्या कि जिससे मार्केट में आज इस तरीके की गिरावट आई, जबकि ट्रेंड हमारा पॉजिटिव था। और अगर आप देखें निफ्टी का से ज़्यादा एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए एक बार ज़रा। ऑलरेडी दिसंबर महीना जो है वो वन ऑफ द वर्स्ट एडवांस डिक्लाइंस के लिए गिना जा रहा है। और आज तो आप देखिए ऑलमोस्ट 1:6 से करीब का एडवांस डिक्लाइन आपको। दो बड़े सेक्टर्स हैं जहाँ पर आज एक्सीडेंट्स हुए हैं, एक है इंडिगो और दूसरा है केन्स। दोनों करीब करीब लोअर सर्किट के करीब हैं। केन्स तो ऑलमोस्ट वहाँ जा चुका है। इंडिगो में अब थोड़ी रिकवरी आई है, ऑलमोस्ट 10 तक चला गया था वो। आई थिंक इंडिगो की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि उसने सर्किट लगाओ। 7.5% अब यहाँ पर आज नीचे है। तो जो भी है, कुल मिलाकर सेंटिमेंट इस समय काफ़ी ख़राब है।
बिल्कुल सेंटिमेंट ख़राब है और जिस तरीके से आपने बात की बाज़ार में बिल्कुल हाहाकार है। इनफैक्ट हालत बेहाल नज़र आ रही है और लाल रंग में सना बाज़ार, एक भी सेक्टर आपको इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नज़र नहीं आएगा। एक आध सेक्टर जो कोशिश कर रहे थे वो भी, उन्होंने भी अपनी बढ़त गंवाई है। लेकिन जो सवाल आपने उठाए, इनफैक्ट मेरा भी सवाल वही था और पूरी जनता का भी सवाल वही होगा कि जिस तरीके से आज बाज़ार में गिरावट देखने को मिल रही है, 1% नीचे निफ्टी, बैंक निफ्टी में जिस तरीके से गिरावट है, इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, उसके बाद मैं लेवल्स बनाना चाहूँगी। बिल्कुल, देखिए सिर्फ कयास लगा सकते हैं हम श्रेया, इसमें ना कुछ भी कहना थोड़ा सा टफ होगा। जो मेरी समझ है कि क्योंकि आज दो बड़े सेक्टर गिरे हैं और कुछ देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ईएमएस स्पेस पूरी की पूरी जिसमें 4-5 स्टॉक्स हैं सारे गिरे हैं, अकेला केन्स नहीं है। अगर आप देखें पीजी इलेक्ट्रोप्लास, डिक्सन टेक, ये सारे के सारे स्टॉक्स गिरे हैं ना, अकेला केन्स तो है नहीं, केन्स 10% गिरा है लेकिन बाकी भी गिरे हैं। और उसके अलावा इंडिगो, आई थिंक इंडिगो जिस तरीके से गिरा है क्योंकि एक निफ्टी के बेस्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में से एक है, वहाँ जिस तरीके से गिरावट आई इसने सेंटिमेंट ख़राब किया। मुझे पर्सनली इसके अलावा और कोई रीज़न नज़र नहीं आता, फ्रैंकली इफ़ यू आस्क मी। और एक और बात है श्रेया, टेक्निकली भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी 26,200 पर आकर अटक रहा है। 26,200 पर पिछली बार भी हम रुके थे, इंटरडे में 26,300 चले गए थे, लेकिन 26,200 को हम डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर। क्लोजिंग उसके ऊपर डिसाइसिवली नहीं दिखा पा रहे हैं। आई थिंक ये थोड़ी सी एक दिक्कत आ रही है यहाँ पर। और बैंक निफ्टी में वो लेवल 60,000 का है, जब भी आप उसके करीब जाते हैं आप देखिए बैंक निफ्टी में भी फिर गिरावट आ जाती है। आज हम फिर 59,700-800 तक गए, वहाँ से फिर गिरावट आ गई। मेरा मानना यह है कि अगर पिछले हफ्ते का लो टूटा जो कि करीब 25,891 पर था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 25 हम आ गए हैं वहाँ मोर और लेस। तो या तो ये बच जाए, मार्केट एक सॉर्ट ऑफ डबल बेस बनाए यहाँ पर, वरना फिर मुझे लग रहा है कि मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। लेवल्स की जो आपने बात की, लेवल्स पर आता हूँ मैं। निफ्टी पर मेरा मानना ये है कि 25,875 से 25,925 जो आज सुबह हमने सेकंड सपोर्ट की तरह डिस्कस किया था, इतनी एफर्टलेसली वहाँ पर आज की आ जाएंगे ये नहीं पता था मुझे, लेकिन खैर आ गए वहाँ पर। और 25,875 के नीचे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट्स थोड़ा सा एक्टिव होंगे सिस्टम में, उनको दम मिलेगा थोड़ा सा। लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि मैं अभी भी इतना नेगेटिव नहीं हूँगा मार्केट को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में फ्राइडे को रैली आई, आज डिक्लाइन हो सकता है कल से वापस रिकवरी भी आ जाए, ये भी हमेशा पॉसिबल रहेगा। हाँ, लेकिन रिकवरी के लिए 26,100 के ऊपर निकलना ज़रूरी है, उसके ऊपर ही रिकवरी के साइंस रहेंगे। बैंक निफ्टी में मैं आज थोड़ा सा हैरान हूँ। बैंक निफ्टी में जो आज की गिरावट है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि कोई रीज़न नहीं था बैंक निफ्टी में आज इस तरीके से गिरने का। एफआई की सेलिंग भी कम हुई थी, आरबीआई की पॉलिसी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था बैंक निफ्टी में। तो ये 58,700 से 58,800 का एक मेक और ब्रेक जोन है। यहाँ पर 20 डेमा है वापस बैंक निफ्टी का, उसके नीचे बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड बदल जाएगा। तो लेट्स खैर वेट एंड वॉच एंड सी कि ये सिर्फ एक दिन की गिरावट है या वाकई में कुछ बदल रहा है। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन रहे? स्टॉक स्पेसिफिक सिर्फ एक हायरिंग प्लेस जो नज़र आ रहा है, वो भी आई थिंक यूएस में जो आई थिंक रेट कट की पॉसिबिलिटीज़ बाजार उसकी जो गुंजाइश तलाश रहा है उसमें है, वो है टेक महिंद्रा, विप्रो और कुछ हद तक टीसीएस। मतलब इक्का दुक्का स्टॉक्स ठीक कर रहे हैं। निफ्टी आईटी इटसेल्फ अगर आप देखें तो अभी भी 0.66% ही नीचे है। मतलब मिड कैप ये आईटी फिर भी ठीक है अनुज, लेकिन अनुज जिस प्रकार की इस वक्त लॉन्ग अनवाइंडिंग है ना, मैं किसी भी स्टॉक पे बहुत कन्विक्शन के साथ कमेंट नहीं कर सकता अनुज, तो मैं अवॉइड करूँगा थोड़ा सा। अनुज, मैं जानना चाह रहा था इंडिगो, क्योंकि अभी जब मैं हेडलाइंस पढ़ रहा था अनुज, इतनी बड़ी राहत देने के बावजूद आज भी 450 फ्लाइट्स का कैंसिल होना मुझे याद है अच्छी तरीके से। हालांकि मैं नहीं था प्रोग्राम में, लेकिन हमेशा अपडेट्स आ रहे थे, आपने सचेत किया था कि आई थिंक अब हमारा व्यू यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, प्लीज़ गेट आउट। और जिस प्रकार का प्राइस डैमेज अनुज, और आज भी 450 फ्लाइट का कैंसिल होना, 6 बजे की डेडलाइन है, क्लैरिफिकेशन देना है इंडिगो को। आज क्या लग रहा है आज इंडिगो? देखिए वीरू, मैं एक चीज़ पहले यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इंडिगो को जो राहत दी जा रही है ना, वो ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक होता है ना, पहले क्राइसिस संभालना है, उसके बाद डील करेंगे। और पहले क्राइसिस संभालना है, पहले फ्लाइटें उड़ें, एक बार नॉर्मलसी आए, क्योंकि देश में अब एक ही एयरलाइन रह गई है टेक्निकली अगर देखा जाए तो। मतलब एक एयर इंडिया भी है बट ठीक है, वो मतलब 2 ही एयरलाइन रह गई चलिए, लेकिन इसके पास सिर्फ 70% का मार्केट शेयर है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से बहुत सिंपल है कि बॉस पहले ठीक करो सब कुछ, उसके बाद इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब उसमें बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं। एक हमारी एक रिपोर्ट कह रही थी कि शायद बोर्ड में बदलाव हो, एक रिपोर्ट कह रही थी कि सीईओ को सैक किया जाएगा। अब ये सब कंजेक्चर है, ये सब स्पेकुलेशन है, इसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो रीज़न हमने पिछले थर्सडे को लिया था, जो 3 दिन से लगातार, जैसा आपने बोला आप चैनल पे नहीं थे, लेकिन मैंने सबसे पहले
थर्सडे को अपना व्यू इस पर पॉजिटिव से नेगेटिव किया था और ये भी बात की थी कि अब यहाँ से इसमें बड़ी करेक्शन होगी और अगले 2-3 क्वार्टर इसके लिए ख़राब रह सकते हैं। तो वो व्यू अब प्ले आउट हो रहा है क्लियरली। और ये जब मोनोपोली वाले बिजनेस होते हैं उसमें मैं, क्योंकि हम ज़्यादातर स्टॉक की बात करेंगे, मोनोपोली वाले बिजनेस में ये होता है। और आज सुबह जो मैं बात कह रहा था ना, अगर हम एक डेवलप्ड देश बनने का सपना देखते हैं तो उसमें फिर ये सब नहीं हो सकता। फिर कि एक मतलब आप लोग अपनी शादी तक ना जा पाएँ, कोई अपना कॉफ़ी ना लेके जा पाए, कोई मतलब ये नहीं हो सकता फिर। तो इसका एंड आई एम श्योर कि सरकार समझती है इस बात को, इसके लिए इसको लेकर काफ़ी कदम उठाए जाएंगे और आई एम श्योर कि काफ़ी स्ट्रिक्ट कदम उठाए जाएंगे जो भी है। लेकिन अब इंडिगो को वो वैल्यूएशन नहीं मिलेगी जो इंडिगो को मिलती थी। तो इसके लिए इंडिगो के ऑल टाइम हाई को अभी आप कुछ समय के लिए भूल जाएँ। और मुझे तो लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक और डी रेट होगा और मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर यहाँ से ये स्टॉक आपको और 15 से 20% भी यहाँ से करेक्ट हो जाए। तो ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, लेकिन यहाँ से और 15 से 20% करेक्ट हो जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। महंगा स्टॉक था, वैसे ही एक ट्रिगर चाहिए था। और एक चीज़ जो मैं लगातार कह रहा था, इंडिगो एक ऐसी एयरलाइंस है जो हर कोई ट्रैवल करता है, लेकिन हर कोई ट्रैवल करने मतलब अगर दिल से पूछे तो कोई ट्रैवल नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एयरलाइन इस तरीके की है। लेकिन आपको पता है कि टाइम पे एक यही एयरलाइन मुझे पहुंचाएगी, तो आपको करना पड़ता है ट्रैवल। तो इसके लिए आप मतलब इनकी प्लेन में कभी भी बैठे हों तो ये इनका स्टाफ आपसे हंस के बात करने को तैयार नहीं है। उनको ऐसा लगा, आप उनसे कुछ अगर पूछ लो तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर दिया उनके अगेंस्ट। तो अब ऑब्वियसली ओवरवर्क स्टाफ है तो वैसे ही करेगा, उसमें उनकी गलती नहीं है। और बल्कि एक्चुअली देखा जाए तो वो तो जो अपनी तरफ से जितना कर ही रहे हैं, इसमें तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की बनती है और पूरी की पूरी जिम्मेदारी बोर्ड की बनती है। बोर्ड में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो मतलब एक तरीके से पराकाष्ठा हैं एक इंटेग्रिटी की और इन सब चीज़ों की। उनको आकर जवाब देने की ज़रूरत है, उनसे पूछताछ करने की ज़रूरत है कि भाई ये हुआ क्या, और एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन में। ये मेरा मानना होगा। बिग स्टॉक्स में आज मैं एक स्ट्रक्चरली अपना व्यू चेंज कर रहा हूँ इंटरग्लोब एविएशन पर। इंटरग्लोब एविएशन पर अब मैं अपना पॉजिटिव व्यू जो है ना वो अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगले कुछ महीनों में मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है ना वो अंडर परफॉर्म करेगा। इंटरग्लोब की री-रेटिंग क्यों हुई थी? क्योंकि वो मार्जिन सुपर्ब मेंटेन करता था और प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइन थी। दुनिया भर में एयरलाइन का बिजनेस कहते हैं कि प्रॉफिट नहीं बनाता है, लेकिन ये लोग प्रॉफिट बहुत और छप्पर फाड़ के प्रॉफिट बनाते थे। उस पर एक इम्पैक्ट आएगा और मेरा तो ये मानना है कि अब इसके बाद थोड़ा सरकार भी जागेगी कि भाई एक इतने क्रिटिकल सेक्टर में मोनोपोली नहीं चल सकती। यहाँ से अब रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है और इसके लिए जो मैं 1800 से एक पॉजिटिव व्यू रहा है मेरा, 3 गुना स्टॉक हुआ है वहाँ से। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से इंटरग्लोब पर अभी तो मैं पॉजिटिव नहीं होऊंगा। जिंदगी में पहली बार मैं इंडिगो पे नेगेटिव हुआ, पहली बार। 1800 से हम पॉजिटिव थे, उसके बाद हमने एक कल व्यू लिया कि अब हम इंडिगो पे नेगेटिव हो रहे हैं। अगर इंडिगो को उतनी ही फ्लाइटें चलानी है तो उन्हें और क्रू हायर ही करना पड़ेगा और हायरिंग करनी ही पड़ेगी। अगर ये सब हो गया तो इन दैट केस इसका सिंपल लॉजिक है कि आपके उस पर इम्पैक्ट आएगा। इंडिगो को मैं रेड में ले रहा हूँ वापस। 2 दिन से हम रेडी ले रहे हैं, आज भी रेड ले रहा हूँ। अभी भी मेरा यही व्यू है कि इसमें जो रैलीज आए हो सकता है कि वो FDTL नॉर्म में इनको जो रिलैक्सेशन मिला है और अब ऑपरेशन शायद नॉर्मल हो रहे हैं, उसकी वजह से एक बार के लिए रैली हो जाए, लेकिन फंसना नहीं है इस रैली। और मोनोपोली में जब भी रिस्क आए ना तो एक वैल्यूएशन पर सवाल उठता है और ये चीज़ आप मान के चलिए। इस वजह से जो इंडिगो में बड़ा पैसा बनना था वो बन चुका है, अब यहाँ से थोड़ी करेक्शन हो गई है। तो अगर आप CNBC आवाज़ के साथ बने रहते हैं तो कितना बड़ा फ़ायदा होता है आपको, वो आपने समझ लिया। इंडिगो की बात हमने डिटेल में की। एक और स्पेस, EMS स्पेस, ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे पूजा पाठ करने की ज़रूरत हो गई है, क्योंकि एक के बाद एक आप खबरें देखिए। पहले केन्स को लेकर कोटक की रिपोर्ट, BG इलेक्ट्रोप्लास्ट को लेकर HDFC स्काई की रिपोर्ट, अब डिक्सन और वीवो के जॉइंट वेंचर को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो क्या लग रहा है स्पेस में क्या स्ट्रैटेजी करें, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी गिर चुका है सारे स्टॉक्स। बिल्कुल, मैं ना इसमें एक चीज़ कहूँगा। इसमें आई थिंक शायद आपको याद होगा करीब 1 महीने पहले हमने नेगेटिव लिया था पूरी EMS स्पेस पर L&T के नंबर्स के बाद। इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारी टीम में एक हैं विवेक, उन्होंने मुझे इसके बारे में अलर्ट किया था कि जब L&T ने एंट्री की थी EMS स्पेस में कि ये L&T के लिए भले ही छोटा हो लेकिन EMS स्पेस के लिए बड़ा डिस्ट्रप्शन है। और उसके बाद से आप देखें EMS स्टॉक चल के नहीं दिए।
शुरुआत एम्बर ने की थी वैसे गिरने की, उसके बाद केन्स टेक जुड़ा, केन्स के फिर अपने इश्यूज आए, उससे पहले पीजी तो पहले लुढ़क चुका था, तो इसके लिए पीजी में और लुढ़कने के लिए बचा नहीं था, तो लेकिन पीजी फिर भी उसके बाद भी अब आज गिर रहा है। और उसके अलावा डिक्सन, आई थिंक कुछ देर में डिक्सन में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उस पर भी आज एक मॉर्गन स्टैनली का नोट आ गया, तो उस वजह से यहाँ पर भी गिरावट आ गई। आई थिंक इशू क्या है, ये जितनी भी स्पेसेस है ना, ये इतनी ओवर फैंसी और ओवर वैल्यूड है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डिक्सन का एग्जांपल देता हूँ आपको। डिक्सन एक ऐसी कंपनी है जो 4% के मार्जिन पर काम करती है। 4% के मार्जिन पर काम करने वाली कंपनी आज की डेट में करेक्शन के बाद श्रेया 80 के प्राइस टू अर्निंग्स पर है। अब ये सोचिए कि 4% का मार्जिन अगर किसी कंपनी का 4 से 3.5 आ जाए तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना इम्पैक्ट आ सकता है। आधे % के मार्जिन फर्क में सिर्फ स्कोप या स्पेस फॉर जिसे कहते हैं रिस्क है ही नहीं इन कंपनियों में। ये स्टॉक्स आधे हो जाए उसके बाद भी अगर मार्जिन में 1-8% का इधर उधर का इम्पैक्ट आ जाए तो फिर ये कंपनियां नहीं चल पाएँ। इस वक्त हम कह भी सकते हैं क्योंकि स्टॉक नीचे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा उसको बल भी मिल रहा है उस थ्योरी को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इशू क्या हुआ पिछले क्वार्टर से, क्यों एकदम से ये नज़र में आए। जो इनकी टॉप लाइन ग्रोथ चल रही थी अब तक वो रुक गई। और वो क्यों रुक गई? क्योंकि जो अंडरलाइंग सेक्टर जिसको एक कवर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को, एसीज को, फ्रिज को, इनको सबको जो कवर करते हैं, एकदम से उस स्पेस में मंदी आ गई। एकदम से लोगों ने एसी खरीदने कम किए या फ्रिज खरीदने कम किए, किसी भी कारण से, वेदर चेंज कहें, क्लाइमेट चेंज कहें, जो मर्जी कहें, किसी भी मर्जी से करें, तो उनके पास इन्वेंट्री का पाइलअप हो गया। अब इनके पास इन्वेंट्री का पाइलअप हो गया तो ये अब फ्रेश बनवाएंगे नहीं भाई, पहले जितनी इन्वेंट्री वो तो क्लियर करो, उसके बाद वो करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है ना, और उसमें आप जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा वैल्यूएशन का तड़का, तो इसके लिए दिक्कत रहने वाली है स्पेस में। देखिए सेलेक्टिवली मैं कहूँगा कि 1-2 स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब मुझे लग रहा है कि सेलेक्टिवली, मैं भले ही नाम न लेना चाहूँ, सेलेक्टिवली अब आपको अपना एटलीस्ट शॉर्ट व्यू खत्म करना चाहिए सेलेक्टिवली। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे केन्स है फॉर एग्जांपल, इसमें तो अभी दूर रहना है, या पीजी है, पीजी में सब मुझे लग रहा है कि थोड़ा दूर रहना है, अभी इनसे दूर रहें थोड़ा सा। बाकी अगर इस स्पेस में कोई एक स्टॉक आगे जाकर अगर लीड करेगा तो शायद डिक्सन, लेकिन वो भी अभी नहीं, अभी तो उसको भी मुझे लग रहा है करेक्ट होना बाकी है काफ़ी, वो तो करेक्ट ही नहीं हुआ है कुछ भी अगर देखा जाए तो इसके लिए अभी के लिए वेट एंड वॉच। ओके, अभी फिलहाल वेट एंड वॉच। इनफैक्ट थोड़ा सेलेक्टिव होना स्पेस में ज़रूरी हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इनफैक्ट रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। आज रफ्तार के घोड़े नहीं है, आज सिर्फ फिसड्डी स्टॉक्स हैं। मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, 3 फिसड्डी स्टॉक्स हैं आज, और एक्चुअली तीनों हम डिस्कस कर भी चुके हैं मोर और लेस। सबसे पहले तो ऑब्वियसली इंटरग्लोब एविएशन, क्लियरली आपका नंबर 1 फिसड्डी स्टॉक आज का। तीसरे दिन लगातार आज हमारे बिग स्टॉक में था और थर्सडे से हमने नेगेटिव भी लिया था, 15% गिरा 3 दिन में। केन्स टेक आज का एक और बड़ा एक्सीडेंट, इस सीरीज़ का सबसे बड़ा लूज़र दूसरा स्टॉक। और माफ़ कीजिए तीसरा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, मैनेजमेंट की सफाई के बावजूद गिर रहा है स्टॉक, तो इसका मतलब मार्केट को लग रहा है कि कुछ ना कुछ सच्चाई है जो HDFC स्काई ने जो रिपोर्ट की है उसमें, मार्केट को लग रहा है, ये हम नहीं कह रहे। तो ये आज के फिसड्डी स्टॉक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत होगी सबसे ज़्यादा डेंट के पड़ा क्योंकि मार्केट काफ़ी पस्त नजर आएगा। और जो स्टॉक्स हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं वही सारे स्टॉक्स आपको आपके स्क्रीन पर नजर आएंगे। इंटरग्लोब एविएशन 8% का डेंट, BL टूट गया, पूरा डिफेंस स्पेस बैकफुट पर है तो 5% ये गिर गया। JSW स्टील और जियो फाइनेंशियल भी इस लिस्ट में शामिल है। इनफैक्ट वायदे बाजार से देखिए केन्स टेक 11%, गोदरेज प्रॉपर्टीज पूरा रियल्टी स्पेस 3.5% का मार झेल रहा है फिलहाल, और BDL 6%, हुडको में भी 6% की गिरावट। लेकिन इस मूड माहौल में भी अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स चलने की कोशिश की है। टेक महिंद्रा IT स्पेस से HDFC लाइफ ये 0.5% करीब चढ़ा है। विप्रो और श्री सीमेंट स्पेस में चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग होती हुई नजर आई है। अब आगे बढ़ते हैं और शो फ्लो समझते हैं। कार्यक्रम आपके स्क्रीन पर रख देती हूँ। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे SMIFS के शरद अवस्थी जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा राउत, अरुण कुमार मंत्री जी से 2:20 पर इंडिगो पर लेटेस्ट अपडेट लेकर आएंगे रोहन सिंह। 2:30 बजे यतन मोता बताएंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर क्यों उठे सवाल। साथ ही 2:35 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे डिक्सन के लिए क्या बढ़ेगी मुश्किलें। 2:45 पर यतिन मोता बताएंगे फिनो पेमेंट्स बैंक का शेयर आज क्यों फोकस में। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे MK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड फंड मैनेजर सचिन शाह। 3:05 पे डेली रूम चेक, 3:10 पे अनुज से कल के लिए स्ट्रैटेजी, 3:15 पे BT कॉल्स और साथ ही 3:20 पर होर्मास फताकिया बताएंगे आपको किन कंपनियों का लॉक इन खत्म हो रहा है। ओके, चलिए हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे।
एक एक करके पूरा पैनल तैयार होगा हमारे साथ। हमारे साथ गाबा सर हैं, मानस जी हैं, अरुण जी, राजेश जी, शरद जी और अरे शिल्पा जी नहीं है, शिल्पा जी को भी दिखाइए पैनल में, हैं क्या शिल्पा जी? चलिए शिल्पा जी को भी जोड़ेंगे कुछ देर में। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून यू सभी पैनल्स को भी गुड आफ्टरनून। आज कत्लेआम है, फिर भी एक शॉर्ट बनता है एक ट्रेड, वो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। अब ट्रेड करा है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 347 के आसपास, 350 का स्टॉप लगाना चाहिए, 3-3.5 रुपए का स्टॉप है और लो लेवल करीब 340 के पॉसिबल है। अब भी इसमें वीकनेस है, इतनी गिरावट होने के बाद भी वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल वीक। ओके, टाटा मोटर्स पीवी यहाँ पे सेल कॉल है 346.60 पर। लीजिए अनुज, आपकी फरमाइश पूरी हो गई, शिल्पा जी पैनल में आ गई हैं। शिल्पा जी पहली सेकंड कॉल आप ही दे दीजिए, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा आज? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा रहेगा सेल साइड में टाइटन में बहुत वीकनेस है। 3840 के स्टॉप लॉस से आपको सेल करना चाहिए। टारगेट्स 3720 से लेके 3680 तक पॉसिबल। ओके, शिल्पा जी की कॉल हो गई टाइटन। यहाँ पर इनफैक्ट अब चलते हैं अरुण कुमार मंत्री जी के पास। अरुण कुमार मंत्री जी, गुड आफ्टरनून, आपकी कॉल बताएं। श्रेया जी, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, तो कोरोमंडल में बाई करने की सलाह रहेगी। एक मोमेंटम नीचे के लेवल से अच्छा बना है जो 2310 के आसपास चल रहा है, तो इसको बाई करने की सलाह है। 2289 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2363 का टारगेट है। ओके, अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए आरईसी लिमिटेड में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। अगर आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक ने ब्रेक किया है। 350 से 348 पे सपोर्ट था जिसको स्टॉक ने ब्रेक किया है। आई थिंक इसके फ्यूचर में बिकवाली करनी चाहिए जो कि 341 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 41 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो वहां पर आप बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 346.60 का लगाना है और टारगेट आपको 335 रुपए के सेट करने हैं। ये फ्यूचर्स लेवल है। पुट ऑप्शन लेना हो तो 340 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 6 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें स्टॉप लॉस आपको 4 रुपीज 60 पैसे का लगाना है और टारगेट आपको 11 रुपए के सेट करने हैं। ओके, आरईसी फ्यूचर सेल और 680 पर आपको 340 की पुट लेने का विकल्प भी जो है वो खुला हुआ है, फ्यूचर्स आइदर थ्रू ऑप्शंस। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, पीएसयू बैंकिंग में बहुत आप कह सकते हैं कि पैटर्न्स बन रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न्स। उसमें से एक आप कैनरा बैंक का चार्ट देखें, इट्स अ सेल। अगर आप देखें इसमें जो चार्टिकल इट्स हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका निकलाइन था करीबन 146 के आसपास और जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन इसका टारगेट 132 का बनता है। लेकिन एज ए स्विंग ट्रेडर 137 पहला टारगेट होगा, अगर वो टूटता है तो 132। सो सेल करना है कैनरा बैंक, स्टॉप लॉस होगा 146 यानी नेकलाइन का। ओके, कैनरा बैंक, यहाँ पे बिकवाली की राय आ गई राजेश सातपुते जी की तरफ से। इनफैक्ट बस एक ट्रेड बाई साइड की, बाकी सभी सेल साइड की आए हैं। चलिए एक बार रिकैप आपके लिए रख देते हैं। गाबा सर ने चुना टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। यहाँ पर बिकवाली की राय 340 के नीचे के टारगेट, स्टॉप लॉस आपको 350 का मेंटेन करना है। शिल्पा जी कह रही हैं टाइटल को बेचे और टाइटन में वो देख रही है 3720 तक के टारगेट, नीचे के 3840 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। अरुण कुमार मंत्री जी ने तूफान में डट कर खड़े रहे हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल पर इनकी बाई साइड की कॉल है। यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस रखेगा स्क्रीन पर। ओके, मानस जी की तरफ चलते हैं। इन्होंने REC यहाँ पर बिकवाली की राय रखी और 335 तक के टारगेट वो देख रहे हैं। 346 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ये बिकवाली की राय यहाँ पर। और राजेश सातपुते जी ने अभी कैनरा बैंक चुना है। यहाँ पर बिकवाली की राय उनकी तरफ से 132 तक के टारगेट, नीचे के 146 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। शरद अवस्थी जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप कार्यक्रम में। अभी कोरोमंडल इंटरनेशनल के टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर। जैसा कि गाबा सर ने अभी बताया, कत्लेआम बाजार में हाहाकार, हम यही बातचीत कर रहे थे। लेकिन लंबी अवधि के लिए कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं? पिटारे में से क्या निकालेंगे आप? पिटारे में से कुछ निकालना पड़ेगा तो मुझे लगता है टिमकेन इंडिया हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। हम लोग को लगता है जिस तरीके का कैपेक्स वो कर रहे हैं भरूच में, उसका फायदा उनको आने वाले समय में मिलना चाहिए। टोटल में लगभग 1500 मिलियन के आसपास का कैपेक्स है। 22-23 हजार मार्केट कैप की कंपनी है और हमारा मानना है कि ये कैपेक्स की वजह से जो वो कुछ प्रोडक्ट्स बाहर से लेते थे
अभी वो खुद मैन्युफैक्चर करेंगे तो उससे मार्जिन इंप्रूवमेंट भी विजिबल होना चाहिए। बाकी बेयरिंग कंपनीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रीमियम दिखता है वैल्यूएशन में, बट हमें लगता है ग्रोथ भी उसको जस्टिफाई करेगी आने वाले साल 2 साल में, जैसे जैसे प्रोडक्ट और एक और कैपेक्स है वो प्ले आउट करता है। तो हमारे हिसाब से अर्निंग ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए, जो प्रोडक्ट लाइन है उसकी वजह से मार्जिन इंप्रूवमेंट भी आनी चाहिए। हमारे अनुमान के हिसाब से अगले साल भर में आप उम्मीद कर सकते हैं कि 75 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी डिक्लेयर करेगी। 50 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 3600-3750 के टारगेट के हिसाब से टिमकेन इंडिया। टिमकेन इंडिया यहाँ पर खरीदारी कराई पसंदीदा स्टॉक है। शरद जी का लंबी अवधि नज़रिए से आप देखें तो स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं। लेकिन आज का सबसे चर्चित स्टॉक इंडिगो की ही बात कर लेते हैं और लगातार इसमें गिरावट का सिलसिला जारी है और आज भी शेयर जैसे कि हम बात कर रहे थे 10% टूटा और गुरुवार को ही सीएनबीसी आवाज़ ने कहा आपको साफ साफ कि इंडिगो के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बात भी सही साबित हुई बिल्कुल, लेकिन 3 दिन में इंडिगो 15% टूट चुका है और आज भी देश भर में इंडिगो की अगर आप देखें तो 400 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी है। और क्या यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स हैं ये समझ लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या भी लेटेस्ट खबरें आ रही हैं? जी गुड आफ्टरनून। 7वां दिन है और अब तक 5 लाख से ज़्यादा पीएनआर कैंसिल हो चुके हैं। आज की भी बात करें तो अभी तक 450 से ज़्यादा कैंसिलेशन हो चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे अकेले 150 के करीब कैंसिलेशन हुए हैं और अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जाएंगे हज़ारों बैगेज हैं जो कि अभी रखे हुए हैं, जो डिलीवर्ड नहीं हुए हैं। इंडिगो ने क्लेम किया था कि वो जो पैसेंजर्स हैं उनको ट्रैक करके ट्रेस करके लगेज पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारे लगेज अभी भी अनक्लेम्ड हैं वहां पे। और इसमें जो एक डेवलपमेंट हुआ है वो पार्लियामेंट में हुआ है। पार्लियामेंट में जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, उन्होंने साफ कहा है कि ये इम्प्लीमेंटेशन का इशू है और इस पूरे क्राइसिस से वो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे इंडिगो के लिए ताकि फ्यूचर में इस तरह की चीजें रिपीट ना हो। उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट चीज कही कि भारत में एक से ज्यादा एयरलाइन की जगह है, मोनोपोली की जगह नहीं है, कम से कम 5 बड़े एयरलाइन की जगह है। ये बात उन्होंने कही और साथ ही कहा कि ठीक जो क्राइसिस से ठीक पहले इंडिगो के साथ बातचीत हुई थी तब उन्होंने ये इशू फ्लैग नहीं किया था और अचानक से फिर क्राइसिस आ जाती है तो इसके लिए सरकार में काफी नाराजगी है। वहीं एक और चीज पे जिस पे हमारी नजर रहेगी वो आज शाम में जो 6 बजे की डेडलाइन है सीईओ को जवाब देने के लिए शो कॉज नोटिस का, जो कि डीजीसीए ने उन्हें दिया है। तो डीजीसीए ने इससे पहले कहा था कि वो अगर जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है तो डीजीसीए का एक्शन आएगा। तो अभी कुछ घंटे और बचे हुए, हम देखना होगा कि वो अपने डेडलाइन को पे जवाब देते हैं या नहीं, या फिर कल की तरह वापस जो है वो डेडलाइन मिस करते हैं। शुक्रिया रोहन। शरद जी, क्या भी रहेगा आपका इस स्टॉक पर, अब इंडिगो पर? देखिए, प्योरली वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव पे तो शायद हिस्टोरिकल नंबर्स के कंपैरिजन में आप देखें तो अब उतना महंगा नहीं लगेगा। जो बीच में प्राइसेस थे वो थोड़े ज्यादा ही प्राइसिंग कर रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से आपने ब्यूटीफुली सम अप ऑलरेडी कर दिया है कि वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट था और उसमें ऐसी नेगेटिव न्यूज की जगह नहीं रहती है। सर्टेनली जो पैसेंजर्स ने फेस किया है मेरे हिसाब से वो किसी भी सर्विस इंडस्ट्री वाले किसी भी कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस के लिए बहुत ही नेगेटिव है और टोटल मिस प्लानिंग या अनप्लान्ड वे में काम करने का एक क्लियर कट एग्जांपल है, तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव है। अब अगर ओवरहैंड ये है कि और कुछ इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री की तरफ से आ सकता है तो मुझे लगता है वो और नेगेटिव हो सकता है इनके लिए। और ऐसा नहीं है कि बहुत माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन से, और मैं पहले से भी नेगेटिव रहा हूँ। मेरा एक और पॉइंट है कि ये जो प्रीमियम सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है बहुत कम एयरलाइंस है ग्लोबली जो प्रीमियम वाले साइड पे रह के बहुत प्रॉफिटेबल रही है। इंडिगो की एडवांटेज रही है बजट एयरलाइंस, तो मुझे लगता है वो भी आपके नंबर्स को फ्यूचर में इम्पैक्ट कर सकती है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से अवॉइड कीजिए। अगर आप डेयर डेविल काइंड ऑफ इन्वेस्टर है, टोटल कॉन्ट्रा व्यू लेके आप रिस्क लेना ही चाहते हैं, उनके लिए ठीक है, बट बाकी लोगों को अभी वेट करना चाहिए जब तक क्लैरिटी इमर्ज ना हो। और प्लस मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए जो इनके सबसे बड़ा ट्रिगर था कि बजट एयरलाइंस पे होना और उसकी वजह से रिटर्न रेशियोज वगैरह का इम्प्रूव होना, उससे कंपनी दूसरे एरिया में ऑसिलेट कर रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न रेशियोज वगैरह में जो जनरल एक्सपेक्टेशन है मार्केट के इंडिगो से वो मीट नहीं हो, तो वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। तो मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल आप डेयर डेविल इन्वेस्टर है, एक बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाहते हैं, वो ठीक है। बट फिलहाल मुझे नहीं लगता कि एज एन इन्वेस्टमेंट जो थीसिस पे अभी तक चल रहा था वो थीसिस चेंज हो रही है, तो मैं 1-2 साल वेट करके देखना चाहूंगा कि इम्पैक्ट क्या होता है।
बिल्कुल, तो अभी फ़िलहाल दिक्कतें नज़र आ रही हैं और 1-2 साल वेट करेंगे फिर कोई व्यू इंडिगो पर शरद जी का बनेगा, लेकिन अगर आप डेयर डेविल एटीट्यूड के हैं तो फिर कंसिडर कर सकते हैं। चलिए अब वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल का। गाबा से रहे मानस जी और अरुण कुमार मंत्री जी से हम लेंगे कैश कॉल। गाबा से बताइए कौन सा स्टॉक कैश कॉल के लिए? भाग रहे हैं आप कैश कॉल, डर लगता है देने में। एनीवे स्टॉक का नाम है आधार HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ट्रेड कर रहा है 484। मेरे ख्याल से टाइट स्टॉप लगाना चाहिए करीब 482, ₹2 का है। टारगेट 495 500 प्रे कर सकते हैं, ऊपर जाएगा। आधार HFC। आधार HFC, कोई बात नहीं गाबा सर, डर के आगे जीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस जी बताइए आपकी कैश कॉल। तो देखिए लेटेंट व्यू पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हो चुका था, आज वापस रिकवरी में 10 and 20 मूविंग एवरेज रिगेन कर लिया है, 7% ऊपर है, लेकिन आई थिंक यहाँ पर एक बॉटम बना है और वापस अपने पिछले हाई को स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करेंगे। 474 का आपको स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 510 रुपए के रहेंगे। ओके, लेटेंट व्यू पे 485 आपका बाय कॉल है। अरुण जी आपकी कैश कॉल क्या रहेगी? वीरू जी अगेन मेरा भी डिफेंसिव साइड ही रहेगा, थोड़ा मुश्किल है कैश कॉल देना। स्टिल मैं FMCG के साथ ही जाना चाहूंगा। इमामी लिमिटेड में खरीदारी की सलाह रहेगी, 523 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस काफी छोटा रखें, 518 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें और 538 का ऊपर में टारगेट है। ओके, 3 कैश कॉल्स आपके स्क्रीन पे आई, मैं एक एक करके इसे रख देता हूँ, मतलब वो रखी रहेंगी स्क्रीन पे। और इमामी आपका 523 पे बाय कॉल है, थोड़ा डिफेंसिव की तरफ झुकाव है। गाबा सर का व्यू था आधार हाउसिंग फाइनेंस और मानस जी ने मेरे ख्याल से लेटेंट व्यू पिक किया। ये 3 कैश कॉल्स आपके स्क्रीन पे। निफ्टी अगर आप देखें समहाउ उस 25,900 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करता हुआ, यानी कल की एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से दैट्स थर्ड पुट राइटर जोन। शुक्रवार के स्टैट्स पे इट्स थर्ड पुट राइटर जोन। मैं क्लोजिंग में जिक्र कर रहा था 2 बजे के आसपास कि थोड़ा आईटी में झुकाव अच्छा है। टेक महिंद्रा अभी भी सिक्योर करता हुआ अपने डाउन साइड को, मतलब अप साइड को सिक्योर करके रखा हुआ इसने। स्टिल 1592 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। मानस ऑल दो अभी 26,000 के नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मार्केट में किसी का नहीं होगा, जैसे कि अनुज पे टिप्पणी कर रहे थे कि सेफ सिक्योर जोन 26,100 है। बट आईटी पे आपका व्यू क्या बन रहा है? आई मीन चार्टिकली लार्ज कैप आईटी में जो फर्स्ट टिक में सुबह कॉन्फिडेंस था वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है। अभी लार्ज कैप आईटी पे आपका टेक क्या बन रहा है इस इवेंट के मद्देनजर? देखिए अब अगर आपको आईटी में ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड पे तो आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा। शायद सारे आईटी स्टॉक्स नहीं चलेंगे, लेकिन जहां पर स्ट्रेंथ है वहां पर बिल्कुल लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर एक स्टॉक पिक करना हो तो वो एचसीएल टेक का रहेगा, जहां पर कल ही लास्ट सेशन में ही हमने ब्रेकआउट देखा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1664 के नीचे लगाना है, इस उम्मीद में कि जो पिछला हाई था 1740 के आसपास, स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। एचसीएल टेक्नोलॉजी 1635 पे आपको लार्ज कैप आईटी में स्टिल ये सिक्योर लगता हुआ, मजबूत लगता हुआ। देखिए ना इस वक्त टेक महिंद्रा, विप्रो, ये 3 स्टॉक्स जो हैं वो, इनफैक्ट एचसीएल टेक्नोलॉजीज गेनर्स में सिर्फ यही बचे हुए हैं। आज सुबह कोफोर्ज की चर्चा हुई थी, वो भी ठीक ठाक रहा। लेकिन कोलैप्स क्या क्या हो रहा है? कोलैप्स अब हो रहा है बैंकिंग, कोलैप्स अब हो रहा है पीएसयू बैंकिंग बास्केट। वेडनेसडे को कोलैप्स हुआ, थर्सडे को सस्टेन किया, फ्राइडे को रिवर्सल आया और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, अनुज निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, आई मीन मैं इस वक्त इसको स्क्रीन पे रख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आई मीन एक बड़े डायरेक्टर साहब प्लीज उस पर एक जो 20 डेमा है वो ड्रॉ कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम एक नेगेटिव क्रॉसओवर 1020 का फर्स्ट टाइम आपकी टेंडेंसी जो है 20 डेमा के नीचे सस्टेन होने की नज़र आ रही है। क्या अब बेस्ट जो था, मतलब जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि पॉलिसी में अगर रेट कट मिल गया उसके बाद शायद एक अध्याय पूरा हो जाए इस तेज़ी का, क्या उसको अब एक्सेप्ट करना चाहिए फैक्ट को? बिल्कुल बिल्कुल एक सेंस बन रही है क्योंकि पॉलिसी में रेट कट आ गया। अब मार्केट को लग रहा है कि ये लास्ट रेट कट था। हालांकि मेरा ऐसा मानना नहीं है, मुझे लग रहा है कि एक और रेट कट होगा सिस्टम में। लेकिन जैसा आपने बोला आज का प्राइस एक्शन आपको बता रहा है कि अब अगर आपके पास हैं तो चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर एक दिन और देके देख लें इसको, क्योंकि आज तो पूरी मार्केट डाउन है इस वजह से। लेकिन बहुत समय के बाद 20 डेमा के नीचे आया ये इंडेक्स, तो आई थिंक सेंस बन रही है यहाँ पर कि एक वो जो बड़ा स्विंग था वो पूरा हुआ है आज यहाँ पर वीरू। याद रखिएगा शुक्रवार को भी, जैसे कि मैं सुबह पल्स में समझा भी रहा था आपको, सारे जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स थे भागे थे, बट उसके पीछे कारण था बुधवार की शॉर्ट्स का कवर होना, ना कि फ्रेश बैंक आना। मानस आपकी सेंस क्या कहती है? आई मीन कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए पीएसयू बैंक्स में
और अगर आपके पास कुछ एग्रेसिव थॉट्स हैं, अगर निफ्टी बैंक 59,000 के नीचे आता है तो किस स्टॉक फ्यूचर पे आप पुट लेने की वकालत भी करेंगे? तो देखिए, मेरा समझना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, ये दो स्टॉक से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। केवल एक ही स्टॉक मेरा समझना है कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सेफ्टी लगती है, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है वो काफी बेहतरीन है। ये सही है कि स्टॉक करेक्ट हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को 930 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। पुट अगर लेना हो, आई थिंक कैनरा बैंक एक बढ़िया पिक हो सकता है। अगर आप इंटरडे चार्ट 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिखेगा। इसलिए अगर आपको ट्रेड लेना हो पुट साइड पे, तो 140 का पुट ऑप्शन कैनरा बैंक का ₹2.23 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करें, ₹1.5 का स्टॉप लॉस लगा ले और ₹5 के टारगेट सेट कर लें। ओके, कैनरा बैंक पर फिलहाल ये व्यू, इनफैक्ट पीएसयू बैंक से हमने डिस्कस किया और एक बड़ा स्विंग यहाँ पे पूरा होता हुआ नजर आया। एक बार ऑटो स्पेस रखिएगा स्क्रीन पर। ऑटो स्पेन में पूरा इनफैक्ट सारा ही स्पेस रेड और रेड में कारोबार कर रहे हैं, और ऑटो एज अ स्पेस करीब करीब आप देखें तो 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। एक बार सोना कॉम्स रखेगा स्क्रीन पर, और हालांकि क्योंकि सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब हो गया मार्केट का, तो सोना कॉम्स भी आपको डेज लो पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा, लेकिन शुरुआत में ये ग्रीन ट्रेड करने में कामयाब था। शरद जी, सोना कॉम्स पर रिपोर्ट आई थी, 700 से ऊपर के टारगेट ब्रोकरेज देख रहे हैं, साथ ही जिस तरीके से रेलवेज में अपने पैर पसार रही है, ये कहीं ना कहीं पसंद आ रहे हैं। सोना बीएलडब्ल्यू पर आपका क्या व्यू बन रहा है? जी, हमारा भी मानना है कि लॉन्ग टर्म में तो बढ़िया स्टोरी है। जिस टाइप के नंबर्स ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिक से हो चाहे रेलवे से हो, बट पॉइंट यही है कि हो सकता है ज्यादातर बिजनेसेस अभी एक जेस्टेशन पीरियड में है, जिसमें इनको टाइम लगेगा थोड़ा सा नंबर्स यील्ड करने में। अगले 2-3 साल जो जनरल एक्सपेक्टेशन है वो 18-20% ग्रोथ की है, जिसके सामने ऑलरेडी 40-41 टाइम पे स्टॉक चल रहा है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से थोड़ा डिस्कम्फर्ट है कि 15-20-21% ग्रोथ, अनलेस एंड अनटिल ये जो नए वेन्यूज हैं इससे कोई एडिशनल ट्रिगर निकल के आता है, तब तक मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन पे लगभग फेयरली वैल्यूड है। आप बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ से खोजना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, चलिए बात करते हैं एक स्पेस की जहां मुश्किलें कम ही नहीं हो रही हैं, ईएमएस स्पेस। केन्स के बाद अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर भी सवाल उठे हैं, साथ ही डिक्सन और चीन की मोबाइल कंपनी वीवो के जॉइंट वेंचर को मंजूरी मिलने में भी दिक्कत आ सकती हैं। दोनों खबरों पर डिटेल समझते हैं। हमारे साथ यतिन और आशीष मौजूद हैं। पहले चलेंगे यतिन के पास और जानेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर क्या सवाल उठे। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और क्लियरली आज ईएमएस स्पेस पूरा का पूरा ज़बरदस्त तरीके से दबाव में है और अक्रॉस द बोर्ड आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का शेयर आज 6% नीचे है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है। एचडीएफसी स्काई का जो प्लेटफॉर्म है जहां आर्टिकल पब्लिश होते हैं, वहां 5 दिसंबर को कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और डिस्क्लोजर्स पे सवाल उठाए गए। इनफैक्ट एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का जो एचडीएफसी स्काई प्रोडक्ट है, इसके हिसाब से कमज़ोर कैश फ्लो, बढ़ते हुए कर्ज और जो वर्किंग कैपिटल है, इसका साइकिल स्ट्रेच होने के कारण आगे जाके बहुत कंपनी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं और कहीं ना कहीं इसके कंसर्न्स के चलते स्टॉक में आपको दबाव देखने को मिला है। हालांकि कंपनी का ये कहना है कि ये जो आर्टिकल है वो हाइपोथेटिकल अजम्पशंस पे बना हुआ है, जो टिप्पणियां हैं और जो बहुत सारे फैक्ट्स हैं वो गलत हैं। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का ये मानना है कि जो भी कंपनी के डिस्क्लोजर्स हैं वो एक्सचेंजेस को और रेगुलेटर्स को दिए जाते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। इसके अलावा कंपनी का जो ऑडिट है और जो क्वार्टरली नंबर है ये भी बहुत ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज किया जाता है, लेकिन क्लियरली कोई टाइप का क्लैरिफिकेशन, चाहे वो केन्स हो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, काम नहीं आ रहा है। इनफैक्ट ये सारा का सारा स्पेस अब बहुत तेजी से डीरेट होता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। बिल्कुल दिक्कत में पूरा स्पेस। इनफैक्ट कारण समझे हमने, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट क्यों टूट रहा है, साथ ही केन्स टेक। लेकिन आशीष, डिक्सन को क्या हो गया, क्या खबरें आ रही हैं यहाँ पर? देखिए, डिक्सन टेक को लेकर भी जो खबरें निकल कर आ रही हैं थोड़ी सी चिंताजनक है। दरअसल अगर आप देखें तो वीवो के साथ इनका जेवी है जिसका क्लियरेंस और अप्रूवल अभी पेंडिंग है, हो सकता है कि ये लटक जाए। अब दरअसल पूरा मामला आपको समझाता हूँ कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये दरअसल देखें तो तीनों जो चाइनीज़ मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर है इसकी जांच कर रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो 6000 करोड़ के घोटाले की यहाँ पर कहीं बात की जा रही है और इसमें अगर आप देखें तो वीवो का भी नाम है। अब दरअसल अगर आप देखें तो मनी कंट्रोल के हवाले से जो खबर आई थी कि इसी महीने चार्जशीट जो है वो भी दाखिल हो सकती है, फाइल हो सकती है, तो अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि इस 6000 करोड़ में जो वीवो का क्वांटम निकल कर आ रहा है ये तकरीबन आप समझिए कि 2000 करोड़ के आसपास है। और ये जो जेवी है
इसमें डिक्सन टेक की 51% हिस्सेदारी है, वीवो की 49% है और क्लियरेंस मिलना इसको बाकी है। अब ये सिग्निफिकेंट इसके लिए भी हो जाएगा क्योंकि अगर आप देखें तो जो इस जेवी के अंतर्गत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होनी है, इसमें करीब करीब 1.8 करोड़ से लेके 2 करोड़ के आसपास मोबाइल यूनिट्स जो है ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और Q1 के जो कॉन्कॉल था, इसमें जो डिक्सन टेक ने गाइडेंस दी थी ये तकरीबन 6 से 6.5 करोड़ के आसपास की थी। इसमें सिग्निफिकेंट हिस्सा है 2 करोड़ के आसपास तो इसी जेवी के अंतर्गत है। तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो एक नोट निकल कर आया है वो ये बता रहे कि हो सकता है कि इस क्लियरेंस में अगर देरी मिलती है तो आगे जाके जो प्रोजेक्शंस है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है, तो यहाँ पर FY27 के जो कंसेंसस है, नंबर्स है, फोरकास्ट है, इसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो डिक्सन टेक इस स्टॉक को भी क्लोजली मॉनिटर करें। बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं आशीष, और डिक्सन और वीवो के जेवी को लेकर दिक्कतें उजागर होती हुई फिलहाल। लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात हो रही थी और इस पर उठे सवालों पर कंपनी के मैनेजमेंट ने आपके चैनल यानी कि CNBC आवाज़ पर आकर सफाई दी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के CFO प्रमोद कुमार ने कहा कि रिपोर्ट हमारी कंपनी के बारे में नहीं है, किसी और के बारे में है और हमारी फाइनेंशियल स्टेटस मजबूत बनी हुई है। क्या कहा, एक बार सुनिए। HDFC स्काई ने अपने आर्टिकल में लिखा 5 रेड फ्लैग्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें वो सबसे पहला जो लेवरेज रेशियोज है उसकी बात कर रहे हैं कि आपकी जो डेट टू इक्विटी है वो काफ़ी इस समय ख़राब है। सर हमारे पास एक्चुअली ये पूरा आर्टिकल काफ़ी मिस रिप्रेजेंटेड है। हमारे फाइनेंशियल्स को नहीं देखा है, उन्होंने किसी और कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखा है, क्योंकि वी आर अ नेट कैश कंपनी सर। हमारे पास आज की तारीख में 600+ करोड़ का कैश है बैलेंस शीट में, एंड आवर डेट इज लेस देन 400 करोड़, एंड आवर लॉन्ग टर्म डेट स्टैंड्स ओनली एट 176 करोड़ एज ऑफ September. The rest is working capital, which is about 215 odd crores. So there is no question about leverage ratios going bad, or there is no concern on the debt front at all. We are having net cash actually in the balance sheet. कैश है आपके पास, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो कैश जनरेशन है वो उस पर भी रिस्क है, वो डिटेरियोरेट हो रहा है। तो आपका कैश जनरेशन जो है वो कंपैरेटिवली कैसा रहा अब तक कंपेयर टू लास्ट ईयर? और वो क्योंकि आपने गाइडेंस में तो कट किया ही था 2 क्वार्टर पहले और स्टॉक काफ़ी गिरा भी था क्योंकि वो AC सेगमेंट में वीकनेस तो है ही। तो इस साल क्या उस पर थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी मेरे ख्याल से? ये देखिए क्या था हमारा, देयर आर 2 थिंग्स। दिस ईयर वी हैड अ स्मॉल इशू ऑफ अ इन्वेंटरी। We in the June quarter were having a higher raw material inventory क्योंकि काफी सारे ऑर्डर्स हमारे कैंसिल हुए AC के, तो उसके कारण से इन्वेंट्री बढ़ी और उसने हमारे को कैश फ्लो को इम्पैक्ट किया। Obviously profitability also has been low in the first half, but we have maintained अपनी जो गाइडेंस हमने दी हुई है 5,700 से 5,800 करोड़ की गाइडेंस और 300 से 310 करोड़ का प्रॉफिट जो हमने फर्स्ट क्वार्टर के बाद दिया था वो मेंटेन किया है हमने, और हम अभी भी ये कह रहे हैं कि वो नंबर्स आ जाएंगे और कैश फ्लो का कोई चैलेंज नहीं। ये जो इन्वेंट्री है ये एक्चुअली पेड इन्वेंट्री है, और इन्वेंट्री जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंड हाफ में इनटू कैश, बिकॉज ये सारा जो रॉ मटेरियल है इज गेटिंग नाउ कन्वर्टेड इनटू AC जो आ रहा है ये सीजन, इसके लिए। तो कोई भी ऐसा चैलेंज कैश फ्लो के फ्रंट पे, प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे नहीं है। हमने गाइडेंस को मेंटेन किया है और हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि हम अपने जो नंबर्स हमने दिए हैं वो अचीव करेंगे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, इस पर एक व्यू ले लेते हैं शरद जी से। शरद जी, PG 521 पर 5% नीचे खरीदेंगे क्या? हाँ जी, मैं तो खरीदूंगा। मुझे लगता है ये वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। जैसा आपने पूरी EMS स्पेस को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट तो था इस स्पेस में, लेकिन PGEL में जिस टाइप की फॉरवर्ड नंबर्स की हमारी एक्सपेक्टेशन है, जैसा मैनेजमेंट ने आपके चैनल पे भी बोला, आने वाले समय में कैश फ्लोज वगैरह में इंप्रूवमेंट की काफी गुंजाइश है। ये साल थोड़ा सा चैलेंज रहा है AC कंपनीज के लिए, बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी फेवरेबल है, प्लस कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लाइनअप में ला रहे हैं। तो मैं काफी बुलिश हूँ, और मुझे लगता है अक्रॉस EMS भी, चूंकि एक हाई ग्रोथ सेगमेंट है, जब आपको ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज आएगा तभी वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा इनमें मिलेगा।
तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो बायर हूँ इन लेवल्स पे, मुझे लगता है मेरा पैसा हो तो मैं सर्टेनली बाई करूंगा। काफी अट्रैक्टिव है, काफी बढ़िया अप्रिसिएशन की हम उम्मीद कर रहे हैं, कंजर्वेटिवली भी 700-750 का टारगेट इनिशियली, बट मुझे लगता है उसके ऊपर के भी टारगेट्स लॉन्ग टर्म में अचीव होंगे। तो मुझे लगता है यूज करना चाहिए डिप को बाई करने के। चलिए, ये बहुत सही बात कही आपने कि अगर आपका खुद का पैसा तो आप बाय करेंगे, अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट टू यू शरद जी। और 521 पर इस समय स्टॉक। चलिए अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं शिल्पा जी से, मानस जी से और राजेश जी से, फिर आगे बढ़ेंगे। शिल्पा जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। हाँ जी बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे जियो फाइनेंशियल में पुट पे बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी। 290 पुट जियो फाइनेंशियल में, जो रफली 3.5 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 1 रुपए का मेंटेन कीजिए। यहाँ पे टारगेट 7 से लेकर 9 तक है। यहाँ पे मुझे लगता है जियो फाइनेंशियल ने अभी जस्ट एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है। अपकमिंग टारगेट्स यहाँ पे टुवर्ड्स 285 के हैं। जियो फाइनेंशियल के 290 का पुट लेना है आपको। डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर होगा इस वक्त। राजेश सातपुते जी, धमाकेदार ऑप्शन के लिए आपकी पिक। श्रेया जी देखिए, मैं भी पुट ही देना चाहूंगा। पीडीलाइट का चार्ट देखिए, मुझे लगता है एक रिवर्सल यहाँ पे फिर से हुआ है। ये जो 1490 1500, इसके लिए एक बहुत ही स्टिफ एंड स्टिकी रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल पार नहीं करेगा तब तक मुझे लगता है बड़ी तेजी नहीं होगी। बाकी प्लस माइनस इंट्राडे होता रहेगा, लेकिन आज मुझे लगता है थोड़ा यहाँ पे सीरियस कंसर्न है। तो पीडीलाइट 1460 का ऑप्शन करीबन 24 रुपए पे मिल रहा है। इसे हमें 22 के ऊपर बाय रखना है। स्ट्रक्चर इस तरह से, इट्स बाय अबाउट 22, स्टॉप लॉस विल बी 18, स्विंग का टारगेट आएगा करीबन 32 से लेकर 35। पीडीलाइट का 1460 का पुट ऑप्शन। जी बिल्कुल एज पे बैठा हुआ स्टॉक, जिसका कहते हैं ऑन द वर्ज ऑफ ए कोलैप्स। इनफैक्ट पीडीलाइट, और सुबह मैं पॉलीकैप चार्ट उसकी भी दिखा था, उसको आऊँगा डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले काम करते हैं, मानस का रेट पिक कर लेते हैं। मानस आप क्या पिक कर रहे हैं ऑप्शंस में आप? तो देखिए, ऑप्शन में एक पुट ऑप्शन लेना है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, इसके पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट्स पे है, तो 350 का पुट ऑप्शन जो 9 रुपए 75 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, उस पे खरीदारी करेंगे। 7.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 14 रुपीज 14 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके चलिए, मीनवाइल वो जो इंडिगो में रिकवरी आ रही थी वो फेल हो रही है वापस एज यूजुअल। एक वापस स्टॉक डे लो की तरफ बढ़ता हुआ करीब 9% नीचे, 48-42 का लो था। थोड़ी रिकवरी आई थी लेकिन उसमें फिर सेलिंग आ गई। चलिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के नवंबर के आंकड़े आए हैं और उनमें से कुछ स्टॉक्स एक्चुअली इस वीक मार्केट में भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। यश के पास चलते हैं, जानते हैं डेटा कैसा रहा। यश, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। तो 2 कंपनी का मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स ये दोनों कंपनी ने प्रस्तुत किए हैं नवंबर के महीने में। सबसे पहली कंपनी है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस यानी कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, और दूसरी कंपनी है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। 2 चीज़, एक तो ऐसा लगता है कि ये दोनों कंपनी एक हैबिट में ढल चुकी है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स डिलीवर कर रही है पिछले कुछ महीनों से, और नवंबर भी वैसा ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। दूसरा, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस पे डिलीवर करते आए, यानी कि पिछले साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिलीवर किया था, और उस स्ट्रॉन्ग नंबर पे एक और स्ट्रॉन्ग नंबर, एक और स्ट्रॉन्ग महीना डिलीवर किया है। मैं स्पेसिफिक नंबर्स की बात करता हूँ। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस न्यू बिजनेस प्रीमियम 24% से बढ़ा है नवंबर के महीने में। टोटल एपी 25% से बढ़ा है। रिटेल एपी 23% से बढ़ा है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस मैक्स से भी आगे बढ़ता हुआ दिखा है। न्यू बिजनेस प्रीमियम 35% से बढ़ा है। टोटल एपी 30% से बढ़ा है, और रिटेल एपी 33% से नवंबर के महीने में ग्रो होता हुआ दिखा है। दूसरी कंपनीज की बात की जाए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ग्रोथ काफ़ी वीक है, बट एक स्ट्रॉन्ग बेस पे ये वीक ग्रोथ आया है। न्यू बिजनेस प्रीमियम 41% की कमी आई है। टोटल एपी ही 52% की कमी आई है। रिटेल एपी 13% से बढ़ा है। LIC काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, पर एक फेवरेबल बेस भी था कंपनी के पास, तो उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। न्यू बिजनेस प्रीमियम LIC का 35% से बढ़ा है। टोटल एपी 50% से कम हुई है, और रिटेल एपी में 23% का इजाफा आया है। एक क्लियर ब्लॉकबस्टर 2 कंपनीज देखी जाए अगर नवंबर के महीने में, तो विदाउट अ डाउट SBI लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। बहुत शुक्रिया आपका। और एसबीआई लाइफ और मैक्स के 2 ये स्टैट्स बहुत स्ट्रॉन्ग लेके आइए एसबीआई लाइफ एक बार। आज सुबह इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग मूव था। एसबीआई लाइफ अभी भी 0.04% याद रखिएगा, डेरिवेटिव्स में ऊपर है। एसबीआई लाइफ स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज़। ऑल द वे देखिए, बाजार बहुत अच्छे मोड में नहीं है, तो हम टेक्निकली अगर आप देखें जस्टिफाई नहीं कर सकते इन नंबर्स के पीछे आज की इस प्राइस परफॉर्मेंस को, बट
शिल्पा जी, इंश्योरेंस स्टॉक्स में आपका व्यू और SBI लाइफ, आई मीन बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग नंबर्स, आपका टेक क्या है इस स्टॉक पे? हाँ जी, बिल्कुल वीरेंद्र जी। HDFC लाइफ और SBI लाइफ यही दो स्ट्रॉन्ग काउंटर है इंश्योरेंस स्पेस में जो आज भी हाइस की तरफ बस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है SBI लाइफ पे आप अभी भी 2080 के लेवल्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रेश यहाँ पे सपोर्ट 2000 जोन्स पे बन चुका है, तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 2080। ओके, SBI लाइफ पे 2023 पे आपका ये आउटलुक है। मीनवाइल जैसे कि अनुज टिप्पणी कर रहे थे अभी कि एक बार इंडिगो फिर सिंक होता हुआ 4925 पे टुवर्ड्स डे लो, और कौन कौन से स्किप्स हैं जो कि अब अपने डे लो को काफ़ी हद तक मतलब जिसे कहते हैं ना, आई मीन सरेंडर कर चुकी हैं। एक बार BSE लेके आइएगा, सुबह बहुत स्ट्रॉन्ग था 2799 पे, आज कंप्लीट कोलैप्स है फ्रॉम हायर लेवल्स, नॉट एग्जैक्टली कोलैप्स बट यस, बाजार के साथ साथ ये भी टूटा। आज का इंट्राडे हाई था करीब 2915, अब रिट्रेस होकर 2801 पे आके ट्रेड करता हुआ, तो प्रॉफिट टेकिंग की ग्रिप में। बट एक कोलैप्स जो जिस स्पेस में है वो है, एक तो इंडिगो हो गया, EMS हो गया, डिफेंस हो गया, एंड लुक एट रियल स्टेट। माना सुबह मैं DLF पे किसी से बात कर रहा था, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ किससे बात की थी, बट ये CY25 के सेकेंड हाफ के सबसे लोवेस्ट लेवल पे था। और जिस तरीके से आज इसने सेलिंग देखी है मानस, अभी रियल स्टेट में बेस्ट शॉट DLF है या कुछ और भी है आपके मुताबिक विकल्प है? और एक DLF पे भी टिप्पणी करिएगा, कौन सा क्लस्टर खुल गया है? क्या ये अप्रैल मई के लोस को रीटेस्ट करने के मतलब कगार पे है क्या DLF इस वक्त? तो देखिए, अगर इस स्पेस में सबसे वीक स्ट्रक्चर इस टाइम पे कोई है जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं तो वो DLF ही है। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन सेल साइड पे दिया हुआ है, पुट ऑप्शन खरीदा हुआ है, क्योंकि एक 700 रुपए का जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है उसके हिसाब से अगर एक टारगेट सेट करने हो तो वो रेंज आती है 650 और 640 की। इस रेंज तक स्टॉक गिर सकता है, तो अगर ट्रेड लेना होगा तो DLF पे ही होगा। 690 का जो पुट ऑप्शन 17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप एक पोजिशन ट्रेड ले सकते हैं। 9 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से इस पुट ऑप्शन को खरीदें और 30 रुपए के टारगेट सेट करें। डिस्क्लोजर है कि इसी ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, DLF ये इस समय आप ले सकते हैं पोर्ट। चलिए अब आपको चार का चौका का सीक्वेंस बता देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे शिल्पा जी से, फिर चलेंगे मानस जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए राजेश नहीं, चार्ट का चमत्कार आज राजेश सातपुते जी से लेंगे, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी जी हैं हमारे साथ। तो शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन क्या रहेगा? आज बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे DV स्लैब के पुट ऑप्शंस पे बाय करना है। 6200 पुट जो रफली 83 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 55 का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट 115 का है। ये अगर इसमें डाउनसाइड हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो देख रहे हैं तो यहाँ पे 140 तक के भी प्रीमियम आप बढ़ते हुए देख सकते हैं। ओके, प्यार ट्रेड हो गया। दिवीज लैब 62 की पुट आपके पास विकल्प है। शिल्पा जी का सस्ता ऑप्शन ट्रेड FNO सुपरस्टार के चलते मानस जी के पास। मानस आप क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए, सोलार इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट्स पे है, तो सोलार इंडस्ट्रीज का फ्यूचर जो कि 12,455 पे ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 12,600 का। 12,600 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है और 12,150 के टारगेट सेट करना है। ओके, सोलार इंडस्ट्रीज में बिकवाली की राय FNO सुपरस्टार के लिए मानस जी की पिक हो गई। चार्ट का चमत्कार के लिए राजू सातपुते जी आपने क्या चुना है? श्रेया देखिए, सेल साइड की पोजीशन होगी कल्याण ज्वेलर। आप इसका चार्ट देखिए, बहुत ही क्लीन ब्रेकडाउन है, अपने इंपॉर्टेंट क्लस्टर से पलटा है, और सबसे बड़ी बात है ये अपने 10, 20, 50, 100 DMA का रेजिस्टेंस लेके आज जो घूमा है, मुझे लगता है ये 440 तक जाएगा पोजिशनली, बट एट ए लेवल ऑफ 474 इसका पहला पड़ा हुआ है 460 का, दैट इज टारगेट 1। स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा आपको 488 का। कल्याण ज्वेलर्स 488 स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर दीजिए, ये ट्रेड हो गई यहाँ पर। शरद जी आपका मिड कैप फंडा।
जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा त्रिवेणी टरबाइन। 16-17 हजार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। कंपनी स्टीम इंजन्स की देश की जानी मानी कंपनी है। कुछ नए प्रोडक्ट्स इन्होंने डेवलप किए हैं जिसको इनिशियल रेस्पॉन्स काफी अच्छा मिला है। ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक है लगभग 22 बिलियन की, और हमें लगता है ये आने वाले समय में ग्रोथ को काफी हद तक सपोर्ट करेगी। तो बेसिकली CO2 हीट पंप और मैकेनिकल वेपर कंप्रेशन इंस्ट्रूमेंट जो इन्होंने बनाया है उसमें इनको इंक्वायरीज काफी अच्छी मिल रही है। जो CO2 हीट पंप है उसमें तो वर्ल्ड की बेस्ट शायद हीटिंग वो दे रहा है 126 डिग्री तक, तो मेरे हिसाब से। और इसके अलावा भी 374-75 शायद IPRs कंपनी ने फाइल की हुई है। तो हमारा मानना है कि ये कंपनी है जो कैपेक्स साइकिल के संग काफी स्ट्रांगली इंप्रूव करेगी। US टैरिफ्स का ओवरहैंग है, अगर वो रिजोल्यूशन हो जाता है तो वो मेरे हिसाब से काफी सपोर्टिव होगा। तो हमारा मानना है कि अगले 12 महीने में कंपनी 17-18 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगी, और 40-45 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 650-675 के लक्ष्य के हिसाब से त्रिवेणी टरबाइन। त्रिवेणी टरबाइन, ये शरद अवस्थी जी की पिक हो गई मिड कैप फंडा के लिए। चारका चौका की शुरुआत की हमने सस्ता ऑप्शन के साथ, और शिल्पा राव जी ने सुझाया डिविस लैब में 6200 की पुट लेने की बात कही इन्होंने। 1115 के टारगेट है, 60 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। FNO सुपरस्टार के लिए फिर से बिकवाली की कॉल आई मानस जी की तरफ से। सोलर इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में बिकवाली की राय। 12150 के नीचे के टारगेट हैं, 12600 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। चार्ट का चमत्कार के लिए बिकवाली की राय ही आई है राजेश सातपुते जी की तरफ से। कल्याण ज्वेलर्स में यहाँ पे बिकवाली करनी है। 460 के नीचे के टारगेट, 488 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर। और त्रिवेणी टरबाइन की वकालत की है शरद अवस्थी जी ने। 650 तक के टारगेट देख रहे हैं वो लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय फिलहाल इनकी तरफ से। इनफैक्ट अगर आप देखिए कुछ स्टॉक्स जो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं उनमें मतलब कम गिरे हैं, अगर ये बात इसको सही तरीके से मैं रखूं तो। एक इमामी जो सुझाया था अरुण कुमार मंत्री जी ने, साथ ही एक बार अरुण जी ये भी देखेंगे मैरिको हालांकि कम गिरा, इसने इसके अर्निंग्स अगर देखें तो हमेशा अच्छे रहे हैं। मैरिको 732 के लेवल पर कैसा लग रहा है आपको? शेयर ही थोड़ा करेक्शन पे बाय करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ओवरऑल चार्ट काफी अच्छा है, पर 20 डे मूविंग एवरेज 725 726 के आसपास है, तो थोड़ा डिप आ सकता है। ओवरऑल निफ्टी FMCG भी मुझे लग रहा है काफी पॉजिटिव है, डिप में बाय करना चाहिए। 725 के आसपास आता तो बाय करें। 718 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, चलिए अब कैश मार्केट के एक दो स्टॉक्स की बात करते हैं, और उसमें फिनो पेमेंट्स बैंक अच्छी खबर पे भी आज देखिए स्टॉक 12% नीचे है। इनफैक्ट क्यों आई ये गिरावट? क्या ऑलरेडी पोजीशनिंग थी या कोई और रीज़न है? सुबह खुला तो ऊपर था लेकिन फिर अब डील ऊपर है। यतिन से जानते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और क्लियरली पोजीशनिंग स्टॉक में तो दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि पिछले हफ्ते स्टॉक में एक 10-12% का स्पाइक आया था। खबर भी अच्छी है कि RBI ने इनको पेमेंट बैंक्स का लाइसेंस बहाल किया है। जहाँ तक कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल का सवाल है वो इनको मिला है पेमेंट्स बैंक के लिए। और अगर हम पेमेंट बैंक टू स्मॉल बैंक का ट्रांजिशन कहें तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा था कि बहुत जल्द इनको ये लाइसेंस वगैरह मिल जाएगा। एंटिसिपेशन था बाजार का, और जैसे ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल आया स्मॉल फाइनेंस बैंक का, सेल ऑन न्यूज़ हो गया काउंटर लगभग 11% नीचे, लगभग डेज लो पे। इसका कारण अहम ये है कि काउंटर ऑलरेडी 4 टाइम प्राइस टू बुक चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप बहुत सारे ब्रोकरेज नोट देखें तो आपको औसतन ये दिखेगा कि काउंटर अभी भी 3 से 4 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यूएशन पे चल रहा है। और ब्रोकरेज का मानना ये है कि जो कंपनी का ओपेक्स होगा, क्योंकि अब ये पेमेंट बैंक से बनने वाला है स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो कहीं ना कहीं इनको जो अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, ब्रिक एंड मोटर ब्रांचेस खोलनी पड़ेगी, बहुत सारा ओपेक्स केपेक्स करना पड़ेगा, जिसके कारण आने वाले क्वार्टर्स में शायद मार्जिन्स पे प्रेशर दिखे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर प्रेशर दिखे। इनफैक्ट MK की जो रिपोर्ट है फिनो पेमेंट्स बैंक पे, इन्होंने खरीदारी की सलाह ज़रूर दी है 330 के टारगेट के साथ, लेकिन इनको लगता है अभी भी अगर हम FY26 की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट 26% गिरेगा। तो आने वाले क्वार्टर्स में शायद आपको दिखाई पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर साइड काफ़ी भारी रहने वाला कंपनी का, और शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पेन है। मार्केट भी ख़राब है, और कहीं ना कहीं काउंटर में लिक्विडेशन भी आप देख रहे हैं, हेवी डिलीवरी बेस्ड सेंडलिंग काउंटर में देखने को मिल रही है, अभी 10% नीचे। ओके, बिल्कुल 10-12% नीचे फिनो पेमेंट बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ। ये इस समय एक स्टॉक पर व्यू। चलिए काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ सचिन शाह जुड़ेंगे MK से, उनसे बातचीत होगी।
वेलकम बैक। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक बार आप जरा टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में देखें। अब केन्स टेक लेकर आइए जरा वापस। अब करीब करीब 12% के करीब ये स्टॉक नीचे हो चुका है। जी हाँ, केन्स का स्टॉक वापस देखिए एक बार जरा। 12% नीचे इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बड़ी गिरावट। और इसके अलावा एक दो स्टॉक्स और देखते हैं। GMR एयरपोर्ट आज 5% नीचे। इंटरग्लोब और GMR एक साथ गिरे हैं दोनों। थोड़ा सा ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि पूरा का पूरा इम्पैक्ट आएगा इस सेक्टर पर। मानस जी, एक बार GMR देखिए, बहुत समय के बाद वापस मतलब 100 के ऊपर निकला था। एक सेंस बन रही थी कि ब्रेकआउट आया, लेकिन आज वापस 100 के नीचे। क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पर? देखिए, शायद थोड़ा करेक्शन और डीप हो सकता है। मेरा समझना है कि 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 97.5 के आसपास है, उसको ब्रेक करके 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 94 है, उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 94 पे ही 20 वीक मूविंग एवरेज भी है। तो शायद करेक्शन थोड़ा डीप और हो सकता है। इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ओके, चलिए गिरावट पर खरीदारी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ MK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह मौजूद हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, पहले आपसे सवाल मैं इसी पर पूछूंगा, स्पेस पर। EMS स्पेस, चाहे केन्स हो चाहे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, ये स्टॉक्स आधे से ज़्यादा गिर चुके हैं अपने हाई से। अब क्या व्यू रहेगा यहाँ पर? और अगर आप कोई स्टॉक खरीदना चाहेंगे इस लेवल पर तो वो कौन सा होगा? या थैंक यू अनुज, आपके शो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। बेसिकली अगर आप देखते हैं तो ये जो कंपनीज है, जैसे आपने बताया केन्स है या PG इलेक्ट्रोप्लास्ट है, ये सब के पी रेशियोज बहुत बहुत एक्सपेंसिव है काफी टाइम से। और जब हमने देखा है पास्ट में भी कोई भी कंपनीज में जब जहाँ पे बहुत हाई पीज होते हैं और जब छोटा सा भी नेगेटिव आता है, पर्टिकुलरली टू डू विथ एनीथिंग टू डू विथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो टाइम पे एक बड़ा सा नी जर्क रिएक्शन आता ही है मार्केट्स में, बिकॉज देयर इज वेरी लेस रूम फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो आई थिंक वही हो रहा है। शायद कई बार मैंने पहले भी यही बोला है कि EMS बिजनेसेस का ग्रोथ आउटलुक जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बट वैल्यूएशंस जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। सो द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और द रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, और शायद अभी भी वही हो रहा है। सो वन विल हैव टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव इन दिस स्पेस। ओके सचिन, पोस्ट रेट कट से पहले एंटिसिपेशन में, एक्सपेक्टेशन में जो बिल्डअप था, उसमें PSU बैंक्स ने सबसे बड़ा मूव दिया। सबसे बड़ा मूव दिया, और वो छोटा मोटा मूव नहीं था। इट वाज मोर देन अ ट्रेडिंग गेन। अभी क्या करना चाहिए? एक सेंसिबल अप्रोच क्या है? उस प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, उसके बाद रीजनेबल डिप्स का या फिर किसी और सेक्टर की तरफ मूव करना चाहिए? एक अप्रोच क्या हो PSU बैंक्स पर, अगर आप अच्छा पैसा बना के बैठे हैं तो? अनुज, अगर ओवरऑल बैंकिंग सिनेरियो देखते हैं तो ओवरऑल बैंकिंग इज डूइंग वेरी वेल। वहां पे अगर आप देखते हैं तो क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है। वहां पे जो भी रिजल्ट्स आए सबके मार्जिन्स भी अच्छे थे। और जो थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, NPAs बहुत ही कंट्रोल में है सारे बैंक्स के, PSU हो या प्राइवेट सेक्टर हो। At MK Investment Managers, we are more overweight on the private sector banking, बिकॉज हमको ये लगता है कि जो सेक्युलर एक स्टोरी होती है नेक्स्ट 3, 4, 5 साल की, और जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो मार्जिन्स है, जो असेट क्वालिटी है, मैनेजमेंट स्टेबिलिटी जो है, वो यहाँ पे शायद थोड़ी बेटर है। प्लस इनके वैल्यूएशंस जो है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के जो आज से 7, 8, 10 साल पहले अगर वैल्यूएशंस देखते थे और आज जो है, वो बहुत ही रीजनेबल है। तो यहाँ से आपका एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है, particularly in the private sector banking. ओके सचिन जी, गुड आफ्टरनून। हमने EMS स्पेस की बात की, साथ ही बैंकिंग स्पेस की बात की, लेकिन ओवरऑल मार्केट पर व्यू जानना चाहूँगी आपका। क्या हुआ है आज? मार्केट को एकदम बुरी तरीके से टूट गया। इनफैक्ट सभी के पोर्टफोलियो काफ़ी पेन में होंगे। व्यू क्या बन रहा है आपका मार्केट पर? सो बेसिकली हमारे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म करेक्शन ही है या प्रॉफिट बुकिंग है, बिकॉज निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता ही है। प्लस आपने देखा भी होगा कि लास्ट वीक वापिस FIIs का काफी सेलिंग था। ये भी थोड़ा सा एक सेंटिमेंट इशू होता है। करेंसी भी इज अराउंड 90 रुपीज, विच इज ऑल्सो डेप्रिशिएटेड क्वाइट सिग्निफिकेंटली ऑफ लेट। सो आई थिंक ये थोड़ा सा सेंटिमेंट इशू है।
But our sense is we are in just that small consolidation phase. The primary trend जो है वो अभी भी पॉजिटिव ही रहेगी. ओके बिल्कुल. अच्छा, आज जिस तरीके से इंडिगो टूटा, इंटर ग्लोबल एविएशन, या पिछले 3-4 दिन से टूट रहा है, क्या एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक स्टॉक, या फिर एक सिग्नल है कि जो 4 साल की एक वन वे अनअडल्टरेटेड बुल मार्केट थी वो खत्म हुई है? सी, इंडिगो जो कंपनी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी है. हम सबको मालूम है उनका 65% मार्केट शेयर है. तो ये फ्रेंचाइजी को हिलाना ओवरनाइट तो चांस ही नहीं है. तो मुझे लगता है नेक्स्ट 3-4-5 साल के लिए ये फ्रेंचाइजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी. इनका मार्केट शेयर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा. ऑपरेशनली ऑल्सो they are one of the most efficient players not only in India but I would say globally. This is to my mind ये बहुत ही short term knee jerk reaction है. Any dip in the price correction at a reasonable valuation ये opportunity ही है. पर सचिन जी, अभी भी इस बाजार में जो चीज़ एक्सपेक्टेशन में और फॉर फर्दर कट्स इन यूएस जो चीज़ चल रही है वो है निफ्टी आईटी. रुपी का पिछले एक हफ्ते का प्राइस परफॉर्मेंस वेल इन फेवर ऑफ आईटी एज वेल. आईटी पे आपका टेक क्या है? आप इसे अभी भी मानते हैं कि इट्स आई थिंक जस्ट अ टेक्निकल पुल बैक, या फिर अब आपके पीछे या फिर आपके पास एक ठोस कारण है आईटी को चेस करने का? नहीं अनुज, एक्चुअली हम लोग करीब 1-1.5 साल से आईटी के ऊपर सिग्निफिकेंटली ओवरवेट है. सो वी ऑलरेडी हैव अ वेरी पॉजिटिव व्यू ऑन द आईटी. और उसके 2 कारण थे. फर्स्ट, हमें ये लगता है कि जो आईटी सर्विसेज की जो ग्रोथ है नेक्स्ट 2-3 साल की वो डबल डिजिट रहेगी, क्योंकि एआई में जब ग्लोबल कंपनीज इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके मेन फ्रेम्स को एआई एनेबल का काम काफी सारा अपने आईटी कंपनीज को ही मिलने वाला है. सेकेंड, इन लोग का जो क्लाउड माइग्रेशन है वो भी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, वो भी काफी बड़ा काम है. एंड थर्ड, ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन आईटी कंपनीज के आज की तारीख में बहुत ही रीजनेबल है. अगेन repeating the same thing, the risk reward is very much in our favor. So IT as a sector we are significantly overweight. ओके, आईटी पर आप ओवरवेट हैं, बैंक्स भी आपको अच्छे लग रहे हैं सचिन जी. जिस तरीके से मार्केट में आज गिरावट आई, आप ओवरऑल पॉजिटिव ही है मार्केट को लेकर. तो इन दोनों स्पेसेस के अलावा अगर आज एक और स्पेस जहां पर हाथ लगाना चाहिए और इस गिरावट को एज अ अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, तो वो कौन सा स्पेस होगा? कि हमें लगता है कि बाकी 2 जो स्पेसेस हमें अच्छे लगते हैं जहां पर हम लोग ओवरवेट भी है, वो एक है ऑटो. तो हमें लगता है जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, जो जीएसटी कट के बाद जो हिसाब से मंथली नंबर्स भी आ रहे हैं, जो हिसाब से ऑटो डीलर्स से फीडबैक भी आ रहे हैं, वो मोमेंटम एकदम स्ट्रांग है. और ये मोमेंटम चलता रहेगा एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3-4 क्वार्टर्स. और बहुत सारे नए मॉडल्स भी लॉन्च होने वाले हैं. सो देयर विल बी कंटिन्यूअस डिमांड एंड कंजम्पशन ऑफ ऑटो products. So that is one very big sector. और जो दूसरा सेक्टर जो हमें अच्छा लगता है वो है फार्मास्यूटिकल स्पेस. Within pharmaceutical we prefer the CDMO and the CRAMS space particularly. Any particular name CDMO और CRAMS space में जो आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, जो भी टॉप 3-4 लीडर्स है where we have significant overweight, whether it is Divi's Lab, Laurus Labs, these are the players that we are extremely positive. ओके, चलिए 1-2 बास्केट और देख लेते हैं और बात कर लेते हैं सचिन जी उस पे. सचिन जी, एक ऐसा फेज जब आपको रेट कट मिल रहा है, ऐसे फेज में अमूमन रेट सेंसिटिव्स को बहुत बड़ा एडवांटेज देता है. बट ठीक है, रेट कट हो रहा है, पास ऑन भी हो रहा है, ईएमआईस आपकी सस्ती हो रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी पे बाजार और ज़्यादा रिएक्ट करता है. मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, आज के नहीं, सिर्फ अगर आप पिछले 6 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस देखें, सिर्फ सेलिंग है इस स्पेस में. और आज तो खैर कंप्लीट कोलैप्स है. रियल एस्टेट पर जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, सारी की सारी डिमांड सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में है. लो कॉस्ट हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग ना के बराबर ग्रोथ है. ऐसे में रियल एस्टेट पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? अनुज, रियल एस्टेट ओवरऑल सेक्टर जो है उसमें हम लोग बहुत ही सिलेक्टिव रहते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में आपको पता है वहाँ के अकाउंटिंग जो होते हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं. सो जनरली व्हेन वी डू वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, we preferred companies where there are more rental yields and those kind of businesses. Companies which are more into land acquisition and selling their spaces over next 5, 10, 15 years, we try to avoid those businesses. So I have very limited view or limited perspective on this sector.
ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए सभी सेक्टर्स पर। सचिन आपने अपना व्यू रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी को लेके आइए स्क्रीन पे, इट्स 25980 टूवर्ड्स क्लोज। एक फिर से एफर्ट टू रीगेन 26,000, एक फिर से एफर्ट अनुज टू एटलीस्ट क्लोज अबाउट 20 डेज पहुँचेंगे। लेकिन अनुज सिर्फ निफ्टी को नहीं, सिर्फ निफ्टी बैंक को नहीं, या फिर मिड कैप स्मॉल कैप, आज की ब्रेथ को देखते हुए मार्केट पे आउटलुक और उसके बाद निफ्टी बैंक पर आउटलुक और कल के लिए व्यू क्या रहेगा? बिल्कुल बहुत शानदार सवाल पूछा आपने वीरू। देखिए सबसे पहली बात लास्ट के जो 10-15 मिनट की ट्रेड हैं इसको बहुत ज़्यादा वो मत समझे, क्योंकि इंट्राडे के ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं बिटवीन 3 to 315, तो शॉर्ट अपनी पोजीशन को थोड़ा बुक कर रहे हैं, ये उस तरीके से आप इसको मान सकते हैं। लेकिन मार्केट ने आज एक झटका ज़रूर दिया है आपको, और ख़ास तौर से एडवांस डिक्लाइन तो काफ़ी ख़राब है। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस समय ख़राब है। और मिड कैप और स्मॉल कैप खरीदने की जल्दबाजी मत करें। मैं बहुत जगह सुन रहा हूँ कि अब मिड कैप ले लें, अब स्मॉल कैप ले लें, जिसको लेना अपना पैसा लगा दे। लेकिन अभी इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप खरीदने में जल्दबाजी मत करिए। मार्केट अपने आप आपको कुछ कह रहा है। किस तरीके से जब मिड कैप और स्मॉल कैप जिस तरीके से गिर रहे हैं, एडवांस डिक्लाइन इतनी ख़राब है, तो जल्दबाजी मत करिए। लेकिन ख़राब एडवांस डिक्लाइन तो पिछली पूरी रैली में था, तो इसमें इतना मैं दोनों को जोड़ूंगा नहीं। निफ्टी पर मैं अभी भी कहूँगा एक दिन और देकर देखें इसको, एक दिन और देकर देखें। अगर आप 25,900 के नीचे बंद हो गए तो फिर ट्रेंड वीकनेस का बढ़ेगा, लेकिन जब तक वो ना हो तब तक मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा इन निफ्टी पर कि नहीं बस अब शॉर्ट करके बैठ जाएं, ये नहीं है अभी भी निफ्टी पर। अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड की हमारी मार्केट रही है। अभी भी हम पिछले हफ्ते के लो के ऊपर हैं, तो मैं अभी भी थोड़ा सा इसको समय दूंगा। बैंक निफ्टी में 58,700 की एक लक्ष्मण रेखा है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो ये व्यू होगा मेरा एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न्ड। चलिए श्रेया, बीटीएसटी की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपने व्यू समझ लिया। गाबा सर, शुरुआत करेंगे आपसे, बताइए क्या कैरी करेंगे कल के लिए? आई थिंक शॉर्ट ही होना चाहिए, और स्टॉक का नाम होगा पंजाब नेशनल बैंक। काफी गिरा हुआ है, ट्रेड करा 116 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 118 का, 2 रुपए और छोड़ देंगे। हो सकता है 113 110 पॉसिबल है। जितनी आज गिरावट है पॉसिबल कल भी हो सकती है तो वीक एंटायर पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक्स वीकनेस है यहाँ पर। शिल्पा जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? सेल साइड में रहेगा डिलीवरी 410 की स्टॉप लॉस में आप इसमें सेल में बने रहिए। टारगेट्स टुवर्ड्स 380 आने चाहिए। ओके, डिलीवरी आपका 397 पे सेल कॉल है, और उसके बाद चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, आपका ट्रेड? तो देखिए डीएलएफ के फ्यूचर में बिकवाली करके जाएंगे, क्योंकि फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट पे देखने को मिला है। आई थिंक 700 के स्टॉप लॉस से 700 के स्टॉप लॉस से डीएलएफ के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 670 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। सारे सेल साइड की कॉल बताइए। राजेश सातपुते जी, आपकी कॉल क्या होगी? श्रेया, देखिए डिफेंस में मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्रेश वीकनेस यहाँ पे शुरू हुआ है, तो माझगांव डॉक इस पे सेल करके जाएंगे। 2500 के आसपास ये चल रहा है। स्टॉप लॉस होगा 2550 का, स्टॉप लॉस डी पे रखना पड़ेगा, वोलेटिलिटी ज्यादा है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है स्विंग का, वो रहेगा करीबन 24 का, टू बी वेरी प्रिसाइज 2380। ये मेरा टारगेट है माझगांव डॉक सेल। माझगांव डॉक ये हो गई राजेश सातपुते जी की पिक। अरुण कुमार मंत्री जी, आप बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं? देखिए कुछ वीकनेस शेयर मुझे लग रहा है मेटल स्टॉक्स में रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो टाटा स्टील में सेल करने की सलाह रहेगी। 165.6 का एक स्टॉप लॉस लगा के एक सेल करने की सलाह रहेगी। नीचे में 160 एक मजबूत सपोर्ट है, तो वहां तक वापस जा सकता है। तो एसटीबीटी ट्रेड के हिसाब से टाटा स्टील को लेके जा सकते हैं। ओके, चलिए अब यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। आज 2 स्टॉक्स हैं जो डीलर्स फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टेक महिंद्रा की, और आईटी शेयरों में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है, खास करके टेक महिंद्रा में। टेक्निकल ट्रेंड्स के हिसाब से डीलर्स को लगता है यहाँ बीटीएसटी की स्ट्रैटेजी करनी चाहिए 1625 तक के टारगेट्स के लिए। तो एक सिलेक्टिव काउंटर है जहाँ डीलर्स खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक फंड्स भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट शेयर्स क्या छक्के छूटे हुए हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो प्रेस्टीज एस्टेट्स ये काउंटर है जो बहुत प्रेशर में है, काउंटर 5% नीचे है। डीलर्स को लगता है यहाँ से भी काउंटर गिर सकता है, 1580 1590 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ एसटीबीटी की स्ट्रैटेजी वो अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं। ये थे आज के डीलर्स के ट्रेड जो वो रिकमेंड कर रहे हैं। रियल एस्टेट में प्रेशर है, प्रेस्टीज एस्टेट्स ऑन द शॉर्टर साइड।
बट कमाल का प्राइस परफॉर्मेंस रहा एक स्टॉक का। एक तरफ से बाजार कोलैप्स होता रहा, हम करीब करीब 25,900 देख के आए, बट मानस टेक महिंद्रा वो जो 2 बजे हम बात कर रहे थे 1600 है ना, इस पूरे दौरान इसने कितने रुपए का स्ट्रेच दिया? लगभग 16 रुपए का। गजब रहा है ना ये। आपने इसके कुछ स्टैट्स को खंगाला मानस? फ्यूचर्स में 1600 स्ट्राइक करता हुआ है ना। बिल्कुल। देखिए उस टाइम पे बात हुई थी कि आईटी स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है और सिलेक्टिव आईटी पे। मैंने एचसीएल टेक की बात की थी, बट टेक महिंद्रा भी लगातार हाई टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है। चार्ट्स पे आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है। नेक्स्ट टारगेट 1635 1635 रुपए के आसपास का होगा। और अगर एक ट्रेड लेना हो सेफ साइड पे, सेफ साइड रख के लॉन्ग करके, तो आई थिंक एक बढ़िया पिक हो सकता है। करंट लेवल्स पे पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं 1578 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, एक बार निफ्टी कैपिटल मार्केट देखते हैं, क्या रिवर्सल आया है आज इंट्राडे में। सुबह सबसे स्ट्रांग सेक्टर था ये, और दोपहर होते होते 1.5% की गिरावट। लीड के ऐसे एंजल वन ने, एक बार एंजल वन का इंट्राडे चार्ट देखेंगे जरा, और चार्ट लेकर आइए। देखिए दोपहर में या मिड मॉर्निंग में एक सेबी चेयरमैन की फिर एक स्टेटमेंट आई थी कि शायद एक कंसल्टेशन पेपर पर काम चल रहा है F&O मार्केट को लेकर। लेकिन इशू क्या है कि ये स्टेटमेंट्स अब आजकल कई बार आती हैं और मार्केट उस पर रिएक्ट भी करता है, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। एंजल पर क्या व्यू रहेगा आपका राजेश सातपुते जी? अनुज, डेफिनेटली इसमें एक वीकनेस है, और अगर आज का इसका आप ट्रेंड देखें तो 2540 से लेके 2560 ये एक इसका आप कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ सपोर्ट था जो इसने तोड़ा है। अगर आप डेटा भी देखें तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है, 6.5% का ओपन बिल्टअप है, प्राइस इज डाउन बाय 3.6%। तो ये वीकनेस कंटिन्यू होगी। अगर आप सपोर्ट देखें स्विंग ट्रेडिंग का, तो 2450 के आसपास का पहला सपोर्ट है, वो टूटता है तो 2500 तक की जगह यहाँ पे बनेगी। सो 2450, 2400 मुझे लगता है ये दो टारगेट के लिए एंजल वन सेल करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 2540। एंजल वन यहाँ पे बिकवाली की राय, काफ़ी डेंट इस पर्टिकुलर काउंटर में, और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स ने इंट्राडे में अपनी बढ़त गवाई है। लेकिन टेक महिंद्रा का भी जिक्र हुआ था, और वीकनेस के दौरान भी अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छी परफॉर्मेंस। इसी कड़ी में एक बार पॉलिसी बाजार भी लेकर आइए। खराब मार्केट में भी 1% के करीब पॉलिसी बाजार भी आपको नज़र आएगा। 1% से ज़्यादा इनफैक्ट इस पर्टिकुलर काउंटर में तेज़ी बनती हुई नजर आई। गाबा सर, पॉलिसी बाजार क्या किया जाए, कैरी किया जाए कल के लिए, या फिर अभी जिस तरीके से मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव है तो अवॉइड है ये स्टॉक? अगर किसी के पास है तो कैरी कर सकते हैं स्टॉक के साथ। स्टॉप होगा 1900 का, क्योंकि अप मोड पे है, लेकिन जैसे ऊपर जा रहा है उस पर कह सकते हैं कि मोमेंटम फिटर आउट हो रहा है, मतलब मोमेंटम थोड़ा कम हो रहा है। तो पॉसिबल है कि अगर किसी का प्रॉफिट भी मिलता है तो लेके जाइए ना। कल देखेंगे ना फ्रेश एंट्री के लिए किसने रोका है, मिल सकता है फ्रेश एंट्री, लेकिन थोड़ा मोमेंटम थोड़ा ट्रिपल आउट हो रहा है। पीवी इन्फोटेक आज सुबह पहले टिक में अगर आप देखें यही स्टॉक बाहर निकल के आया था, एंड टुवर्ड्स एंड इस पर बातचीत फिर हो रही है। बट निफ्टी टेक्निकली देखो तो इट्स 25970 एस ऑफ नाउ। इस प्राइस को बोलते हैं 20 डे में। लेट्स सी। और कुछ चीज़ें जो कोलैप्स हुई उसमें मैं बहुत देर से मेरे स्क्रीन पर एक स्टॉक का जो है वो ऑप्शन बिल्डअप चल रहा है, और वो है टाइटन। राजेश जी जरा टाइटन को देखिएगा एक बार। फर्स्ट टाइम नेगेटिव क्रॉस हुआ मेरे ख्याल से 1020 का, फर्स्ट टाइम, मतलब इतना डिसाइसिव क्लोज बिलो 20। आप कैसे रीड कर रहे हैं टाइटन को? जो लोग अभी यहाँ पे शॉर्ट की बात नहीं है, बात यह है कि एक कंफर्टेबल और एक सही प्राइस जोन में एग्जिट मिले हमको। आपका ठीक क्या कहता है इस पर? वीरेंद्र जी देखिए, मेरे हिसाब से टाइटन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसने अपने एग्जैक्टली 10 और 20 डे में का रेजिस्टेंस हिट करने के बाद एक रिवर्सल दिखाया है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो लगता है कि इसका सपोर्ट है वो है 3760 के आसपास, जो 50 डे में है। मुझे लगता है एज ए एसटीबीटी वो तो इमीडिएट टारगेट होगा। तो इसे ट्रेड कैसा करना है, मुझे लगता है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग का थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, और इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस सेक्टर पे थोड़ा सा सेल दिया था, कल्याण ज्वेलर में भी दिया था। सो टाइटन देखिए, अगर आपको लेके जाना है देन यू कैन बाय 3800 पुट एज अ ट्रेडर। आपको 66 के आसपास से मिल रहा है। 50 का स्टॉप लॉस रख के ये 3800 का पुट को लेके जाइए टाइटन का। इसका जो स्विंग का टारगेट बनता है वो करीबन 110 का बनेगा। तो इसका मतलब कल 3750 3760 पेनिट्रेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो पुट देख के तो लगता है टाइटन लेके जाना चाहिए, लेकिन मंदी। ओके, टाइटन मंदी की तरफ पुट लेकर जाएं। चलिए बाजार की नज़र अब हाल में लिस्ट हुए कुछ नए टेक्नोलॉजी न्यू एज शेयर्स पर होगी। लेंसकार्ट,
पाइन लैब्स, ग्रो, अर्बन कंपनी के शेयर होल्डर्स के लॉक-इन्स इस हफ्ते खुलेंगे। कितना फ्लोट बाजार में आएगा ये जानते हैं हॉर्मास से। हॉर्मास, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहा ही है ये सारे आईपीओस जिनकी चर्चा हमने पिछले महीने की थी, चाहे वो वैल्यूएशंस हो चाहे सब्सक्रिप्शन हो, तो इनका बड़ा टेस्ट आज से शुरू होता है इस पूरे हफ्ते। और आज लेंसकार्ट और पाइन लैब्स का लॉक इन खुला है। दोनों शेयरों में गिरावट देखने मिली है, लेकिन अभी भी लेंसकार्ट जो है अपने आईपीओ प्राइस से थोड़ा सा ऊपर ही बना हुआ है। पाइन लैब्स के शेयरों में भी थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है। अब आने वाले हफ्ते में आज के बाद जिन शेयरों में लॉक इन खुलेगा, ग्रो का शेयर का लॉक इन बुधवार को खुलेगा, अर्बन कंपनी का अगले सोमवार को, और पाइन लैब्स का एक और लॉक इन जो है वो शुक्रवार को खुलेगा। अगर इसे हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो बुधवार के सेशन में ग्रो का जो 1 महीने का शेयर होल्डर लॉक इन है वो खुलने वाला है, और यहां पर जो है लगभग 140 मिलियन शेयर्स जो है वो लगभग 150 मिलियन शेयर्स एलिजिबल हो जाएंगे ट्रेड करने के लिए। 2% की आउटस्टैंडिंग है। अगर इसे पूरी तरह से वैल्यू टर्म्स में देखें तो लगभग 2250 करोड़ के जितने शेयर्स जो है बाजार में ट्रेड करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब अगर पाइन लैब्स का दूसरा वाकया देखें लॉक इन का, तो शुक्रवार को एक और हिस्सा खुलने वाला है। वहां पर जो है लगभग 4 करोड़ शेयर ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल होंगे। 3% की आउटस्टैंडिंग होगी, लगभग 1000 करोड़ की इसकी वैल्यू है। और ये स्टॉक भी जो है अपने आईपीओ प्राइस से लगभग 10-15% ऊपर ही कामकाज कर रहा है। और अगले सोमवार को अर्बन कंपनी का लॉक इन जो है वो खुलने वाला है। ये उनका 3 महीने का लॉक इन होगा, और जहां पर लगभग 4.25 करोड़ शेयर, 3% की आउटस्टैंडिंग, और 540 करोड़ जितने शेयर्स जो है वो लॉक इन और ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और स्टॉक जो है अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से 24% ऊपर बना हुआ है। ग्रो और अर्बन कंपनी को थोड़ा सा अगर सिंगल आउट करें तो लगभग 5 और 6 दिनों में अपने लिस्टिंग के बाद शेयर लगभग दुगने हो गए थे, मगर उनके बाद जो है ग्रो का शेयर लगभग अपने उन पोस्ट लिस्टिंग हाई से 23% गिर चुका है, जबकि अर्बन कंपनी का शेयर लगभग 35% से ज़्यादा गिर चुका है। तो आज 2 लॉक इन्स खुले हैं और बड़े लॉक इन्स इस पूरे हफ्ते खुलने वाले हैं, तो बाजार की नज़र इन सारे स्टॉक्स पर तो बनी रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरमोज इस पूरी जानकारी के लिए। जिन जिन के लॉक इन खुले, जिन जिन के किवाड़ खुलते के साथ अगर आप देखें तो बहाव आया, उसमें लेंसकार्ट, पाइन लैब्स आपकी स्क्रीन पे 247 1 पैकेट रेट करता हुआ। एक बार ग्रो लेके आइएगा, और इट्स 150, अर्बन कंपनी 127, पाइन लैब्स 241 पे। अब हम एक काम करते हैं, ब्रेथ दिखाते हैं आपको जनाब। आज फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे। आइए जरा प्राइस डैमेज को देखते हैं। देखिए समरी में सिर्फ आईटी है जो थोड़ा बहुत सिक्योर है। निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे 0.32% नीचे। लॉन्ग्स आज आंखें तरस गईं, गिन के 5 लॉन्ग्स थे जनाब। शॉर्ट कवरिंग 2 में, यानी जिसने मंदी कर रखी थी वो कवर करने को राजी नहीं था। शॉर्ट 143 एंड 63 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कंप्लीट वीकनेस की ग्रिप रही आज। टेक महिंद्रा, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं आज शॉर्ट कवरिंग नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखाई डायरेक्टर साहब, घर से थोड़ी लेके आएंगे, नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। टेक महिंद्रा करीब 100% ऊपर, पीवी इंफ्राटेक के लगभग 1% ऊपर, विप्रो, डालमिया भारत, एसबीआई लाइफ, ये कुछ काउंटर्स जो कि अच्छे रहे। एसबीआई लाइफ के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। शॉर्ट बिल्डअप, इंटीग्रल एविएशन कहने की जरूरत नहीं है क्यों जनाब, शॉर्टिंग हुई यहाँ पे। भारत डायनेमिक्स, गोदर प्रॉपर्टीज, बीएल प्रेस्टीज, कंप्लीट कोलैप्स इन इंटीग्रल एविएशन, डिफेंस, और साथ ही साथ याद रखिएगा आपका ईएमएस सेगमेंट में। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग, हुडको में, सम्मान कैपिटल में, बंधन बैंक में, जीएमआर एयरपोर्ट्स और केन्स। बंधन पहले से ही एक बहुत वीक स्ट्रक्चर था, ये भी आज कोलैप्स हुआ। लेकिन आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन था टुवर्ड्स मिड टुवर्ड्स ओपन, वो था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक रत्ती भर सिंक नहीं हुआ, इंट्राडे हाई क्रिएट किया था करीब 1005 का। और दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक, एक बार आईसीआईसीआई बैंक भी रखिएगा कि कहाँ क्लोज हो रहा है 1389। तो दोनों ही इन काउंटर्स ने बैंक निफ्टी के आज के रिट्रेसमेंट में 1% की सॉफ्टनेस में टुवर्ड्स 10 निमा रत्ती भर कंट्रीब्यूट नहीं किया। शिल्पा जी आप इसे कैसे रीड कर रही हैं? अच्छा शिल्पा जी है नहीं, माफ़ी चाहूँगा। राजेश जी आपका एक व्यू चाहूँगा, जिसे कहते हैं ना रिलेटिव स्ट्रेंथ। अभी इन दोनों स्टॉक्स से जोड़ के आप इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्या? दैट्स कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ। आपका टेक इन दोनों स्टॉक्स पे? वीरेंद्र जी मैंने स्टॉक्स मिस किया, प्लीज कम अगेन, थैंक यू। आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक? वीरेंद्र जी वीरेंद्र जी देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग एचडीएफसी बैंक मेरे रडार पे है। सुबह से मैं देख रहा हूँ इसमें स्ट्रेंथ है, कोई रत्ती पर फर्क नहीं है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखें 1000 का सपोर्ट, तो जब तक ये 1000 का लेवल इंटैक्ट है तब तक मुझे नहीं लगता कि एचडीएफसी में कोई वीकनेस आएगी। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें, इसका जो ब्रेकआउट है, थ्रेशोल्ड है, वो है 1025 का।
1025 अगर निकले फिर मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आएगी और उसके चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड रखे 995 का स्टॉप लॉस, एचडीएफसी बैंक फ्यूचर। HDFC बैंक यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी की राय, और ये स्टॉक खराब वीकनेस में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ, लेकिन कुछ काउंटर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो इस गिरावट में सही लेवल्स पर आ गए हैं और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंसिडर किया जा सकता है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव लूँगी इटर्नल पर, एक बार रखिए स्क्रीन पर 285 पर, और काफ़ी करेक्ट हुआ, डेज लो पर बंद होने की तैयारी, लेकिन 368 तक गया है स्टॉक। बताइए गाबा सर, इटर्नल 285 पर फ्रेश बाइंग की सलाह होगी क्या, या फिर थोड़ा और गिरावट का वेट करें? थोड़ा और गिरावट करनी चाहिए बिकॉज स्ट्रक्चरली वीक है। जो सेटअप बना हुआ है राइट फ्रॉम 300 टू 360 टू अगेन 300, एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, इसमें और भी गिरावट आ सकती है। अब ट्रेड करें 285, मेरे हिसाब से 260 भी पॉसिबल है इटर्नल। ऊपर एक्सपेंशन प्रोडक्ट होते रहेंगे लेकिन इसमें वीकनेस है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। स्टॉप लगाना पड़ेगा 290 का ट्रेड शॉर्ट। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर थोड़ा खींच के जाए 2-4 दिन के लिए, अब भी वीक है इटर्नल, अब भी वीक है, थोड़ा और करेक्शन का वेट कर सकते हैं अगर आप फ्रेश बाइंग का सोच रहे हैं। इसी की बहन रखिएगा स्क्रीन पे स्विगी। स्विगी में भी गिरावट है, ऑब्वियसली पूरा मार्केट ही डामाडोल स्थिति में, तो स्विगी भी आपको डेज लो पर बंद होता हुआ नजर आएगा 386 के लेवल पर 2%। ये बताइए मानस जी, आप स्विगी फ्रेश बाइंग के लिहाज से ये लेवल इंपॉर्टेंट या फिर और गिरावट का वेट करें? देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। निगेटिव ये है कि ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है, तो अगर ये 375 के नीचे फिसलेगा तो करीब करीब 20 से 22 रुपए का डाउनसाइड और देखने को मिलेगा। तो ये सही समय नहीं है खरीदारी करने का। खरीदारी केवल 415 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए। 415 रुपए का इंपॉर्टेंट लेवल, उसके ऊपर खरीदारी करने की राय है। स्विगी में ये व्यू हो गया। सीमेंट एज ए स्पेस अगर आप देखें तो कुछ चुनिंदा काउंटर्स, जी 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 वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इटर्नल के सिस्टर स्विगी है, ये कैसे मालूम चला आपको? तो फादर और मदर कौन हुए? ये जुबिलेंट और देवयानी इंटरनेशनल क्या कह सकते हैं आप? पूरा वो मैंने रिश्ता नाता सबका सबके साथ जोड़ दिया है यहाँ पर। गुड वन। इस बार रक्षाबंधन पे हम इस रिश्ते को याद रखेंगे, इटर्नल और स्विगी। गो अहेड। बाय बहन, बिल्कुल। अच्छा, सीमेंट स्पेस की बात कर रही थी मैं। कुछ चुनिंदा काउंटर्स में आज स्ट्रेंथ थी। एक बार रखिए श्री सीमेंट, इसके बाद रखिए दालमिया भारत, फिर साथ ही ग्रासिम का जिक्र कर रहे थे मैं और अरुण कुमार मंत्री जी 1 बजे के शो में। दालमिया भारत ने बढ़त गवाई, ग्रासिम ने भी बढ़त गवाई, जैसे ही मार्केट थोड़ा और वीक हुआ। अच्छा अरुण जी, ये व्यूज इंटैक्ट रहेगा क्या ग्रासिम पर? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है ग्रासिम ओवरऑल चार्ट अच्छा है, मार्केट का थोड़ा सेंटीमेंट खराब है इसलिए स्टॉक नीचे आ रहा है, पर मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। अगर मार्केट थोड़ा रिकवरी देता है तो मुझे लग रहा है सीमेंट में ही आउट परफॉर्म करता हुआ नजर। आज सीमेंट में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ थी, जिसे कह सकते हैं आप। ग्रासिम 0.29% ही गिरा। और चलिए हम क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लोज आएगा हमारा 25943 पे। कंप्लीटली आज हमने सरेंडर किया 20 डेमा, और अगर हमें क्लोज मिलता है 947 पर भी तो याद रखिएगा फर्स्ट टाइम पोस्ट आई थिंक 10th ऑफ नवंबर, यानी मोर और लेस 1 महीने के अंतराल के बाद आपका एक क्लोज आएगा 20 डेमा के नीचे। निफ्टी बैंक इट्स 59221, इसका क्लोज आएगा 10 डेमा के नीचे। अभी तक इसने 7 नवंबर से लेकर अब तक, क्योंकि इसमें एग्रेशन वर्सेस निफ्टी ज़्यादा था, एक बार भी टच नहीं किया है, इवन टच नहीं किया है 20 डेमा हमें। लेकिन हमने देखा है अमूमन एक इंडेक्स जब किसी भी साइड में लीड लेता है ना, दूसरा उसको चेज करने जाता है। लेट्स सी कल क्या होता है, बट एक ब्रेकडाउन की स्थिति है, बट बहुत बड़े फ्रैक्शन से नहीं है, अभी याद रखिएगा। बट आज जो प्राइस डैमेज 1-2 स्टॉक्स पे हुआ वो दिखाते हैं, एक बार फिर शेयर के पास फिर चलेंगे उसके बाद। बट लुक एट एचएएल ने अपना एक ट्रेड पैटर्न तोड़ा है। अगर आप इसको वीकली चार्ट्स पे देखें, हमेशा पोस्ट मार्च 2025 ये 50 वेमा पर, और अगर मैं डेली चार्ट्स पे कन्वर्ट करूं तो 200 डेमा पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट करता था, अमूमन एक ट्रेडिंग पुल बैक देता था। लेकिन इस बार कंप्लीट कोलैप्स, और ये 22 अप्रैल 25 के बाद सबसे वीकेस्ट क्लोज एचएल के लिए। शेयर बिल्कुल सही बात की आपने। एचएल वीकेस्ट
काउंटर और वीकेस्ट क्लोज इसका इनफैक्ट आज का रहा है। और एज अ डिफेंस स्पेस अगर आप देखें, पूरा डिफेंस स्पेस में भारी गिरावट थी। उसके अलावा रियल्टी स्पेस के हम लगातार जिक्र कर रहे थे आज के सेशन में 3.5% से ज़्यादा का डेंट झेलते हुए ये स्पेस क्लोज होने की तैयारी। और PSU बैंक इसके बाद नंबर आएगा जहाँ पर गिरावट सबसे ज़्यादा हुई है। लेकिन अगर सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ तो सबसे थोड़ा कम टूटा है एक ऑटो और साथ ही FMCG। यहाँ पर रस्साकसी देखने को मिली कम गिरावट में। FMCG के कुछ काउंटर्स हमने डिस्कस भी किए, जहाँ पे इमामी पे पॉजिटिव व्यू, साथ ही मैरिको पर भी हमने डिस्कशन किया है। लेकिन एक बार ऑटो स्पेस लेकर आइए जहाँ पे थोड़ी कम गिरावट आज के सेशन में देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली। तो मारुति कम से कम ये 0.25% की गिरावट के साथ क्लोज होने की तैयारी। साथ ही बॉश, बजाज ऑटो और आइशर्स कम गिरे हैं। ऑटो एंसरी स्पेस में मैंने सोना BLW पर चर्चा की थी, जहां पर अग्रेसिव कॉल्स के साथ ब्रोकरेजेस पॉजिटिव थे। एक बार बॉश भी डिस्कस करना चाहूँगी, पॉसिबली लास्ट चेक इस सेशन का। और ये देख लीजिए राजेश सातपुते जी, आप जिस तरीके से गिरावट आई है आज के सेशन में 36,620 के लेवल पर, कैसा लग रहा है आपको ये? देखिए, बड़ा हेवी वेट काउंटर है। आप इसमें ना ऑप्शंस कर सकते हो, ना फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम होता है यहाँ पे। लेकिन जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि प्रोबेबली 36,000 से लेके 35,500 तक की गिरावट आएगी। तो चार्टिकली अगर आप देखें तो यस, मैं कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ से एक बार के लिए करेक्ट होगा। लेकिन जिसका जिक्र आपने किया था वो तो डिफेंस सेक्टर, जैसे कि HL की बात हुई थी, ऐसे मुझे लगता है जहाँ पे आज फ्रेश मंदी हुई है, दैट इज ऑल डिफेंस। तो वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल इन डिफेंस, क्योंकि यहाँ पे मंदी थोड़ी और डीपन हो सकती है। जस्ट बी केयरफुल। ओके, यहाँ पे सतर्क व्यू पूरे डिफेंस स्पेस पर, और यहाँ पे मंदी गहरा सकते हैं। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और वीरेंद्र जी, वीक का पहला दिन और काफ़ी ख़राब क्लोजिंग, कैसी रही है क्लोजिंग? बिग वॉल। मेरी तो छुट्टियों का आधा मज़ा ख़राब कर दिया आज की क्लोजिंग ने। मैं ये पूछने वाली थी, छुट्टियों से आप आए और मार्केट इतना ख़राब, मूड ऑफ हो गया होगा आपका। मूड ऑफ हुआ है, कुछ हद तक हुआ है। शायद दिक्कत क्या है ना कि हर कोई चीज़ जो इतने बड़े फ्रैक्शन से नहीं हो रही है, आज कंप्लीट कोलैप्स पे नहीं है। डिलेमा, पशोपेश। निफ्टी बैंक अभी भी 20 डेमा के ऊपर है, निफ्टी 20 डेमा के नीचे है। निफ्टी 20 डेमा के नीचे, लेकिन इतने बड़े फ्रैक्शन से नहीं। बट ये थोड़ा पशोपेश जो है ना, वो ट्रेडर्स को परेशान करता है। बाकी आपकी स्क्रीन पे लालिमा छाई थी, इसमें कोई राय नहीं है। निफ्टी बैंक एक सिवियर डैमेज, वट एवर वी गेंड आई थिंक ऑन फ्राइडे, जो भी पॉलिसी के बाद हमें मिला, हमने एक हाथों हाथ सरेंडर कर दिया। 625 अंक नीचे, निफ्टी 250 अंक नीचे। प्राइस डैमेज काफ़ी सिवियर था। और याद रखिएगा, सिर्फ ये आज सीमित नहीं था निफ्टी और निफ्टी बैंक तक, ये स्प्रेड हुआ अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, ये स्प्रेड हुआ अक्रॉस ऑल क्लासेस, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब कोलैप्स हुआ आज। लुक एट सेक्टर इंडिसेस, सिर्फ बढ़ी तो क्या सरगर्मियां, बढ़ी तो क्या विक्स, बढ़ा तो क्या फियर फैक्टर 7.25% ऊपर। बाकी बैंक्स, फाइनेंशियल्स, PSU बैंक, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, मेटल्स, FMCG, IT, ऑटो, सब में काफ़ी सिवियर पेन था। लेकिन आज कंप्लीट कोलैप्स था रियल स्टेट में। लुक एट रियल स्टेट इंडेक्स, क्या गजब का कोलैप्स यहाँ पे रहा। उसके बाद जरा प्लीज़ एक बार आइए रियल स्टेट पे 3.5% का, आई मीन। और BSE कैपिटल गुड्स को देखिए आप 3% नीचे। और मैं रियल्टी को लेकर काफ़ी समय से, अगर आप देखें, एक नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव रखता भी हूँ। ऑन ग्राउंड रियल्टीज़ जो हैं वो प्राइस को मैच नहीं कर रही हैं, और आज देखिए वही इम्पैक्ट। और ये तब है जनाब जब 2 रोज़ पहले आपको एक रेट कट मिला हो, तो आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन और जो कागजों की सिचुएशन है उसमें एक बड़ा डाइवर्जेंस देख रहे हैं। टेक महिंद्रा, विप्रो, एक्सेल टेक्नोलॉजीज, TCS, रिलायंस, इन 5 दिग्गजों के बावजूद इंडेक्स कोलैप्स हुआ 925 अंक नीचे, उस मतलब 25,925 पे 250 अंक नीचे। और इंडिगो आज का सबसे बड़ा क्रैक। BL डिफेंस स्पेस में JSW स्टील, नेस्ले, श्रीराम फाइनेंस, इटर्नल, जियो फाइनेंशियल्स। मार्केट शट आपकी स्क्रीन पे 25,932, यानी क्लियर कट चांसेस ऑफ ए क्लोज बिलो 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। यानी आज हम क्लोज होंगे 11 नवंबर के बाद पहली बार बिलो 20 डे में। और मैं एक बात बिल्कुल क्लियरली कह सकता हूँ कि आज स्टॉप लॉसेस काफ़ी ट्रिगर हुए हैं, और होने भी चाहिए। हमने भी क्लियर एक अप्रोच दी थी कि हम बाय ऑन डिप्स करेंगे टुवर्ड्स 26,033, बट द मोमेंट यू विल कोलैप्स बिलो 20 डे में, एग्जिट करिए बिना देखे, एग्जिट करिए। और वो जो मेरे ख्याल से 977 के नीचे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, आपको क्लोज बेहद खराब। श्रेया, तो आज सोमवार का दिन लाल रंग छाया रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए क्या खराब था, 2500 डिक्लाइंस, उसके अगेंस्ट मात्र 550 एडवांसेस। बिल्कुल सही बात है। और कल मंगलवार का दिन है, एक्सपायरी का दिन भी,
जब शुरुआत इतनी ख़राब हुई है वीक की, अब देखते हैं कल कैसे रिएक्ट करता है बाजार, और खबर और डिटेल्स और पूरी एनालिसिस आप देखेंगे CNBC आवाज़ पर। चलिए फिर से मुलाकात होगी कल सुबह मॉर्निंग पैनल में, तब तक के लिए आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।